गाइस बात करेंगे वनियार्स के बारे में। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वनियार्स जो है वो किस जगह से एसोसिएटेड है, कहां के हैं। तो तमिलनाडु आपको ध्यान में रखना है कि वनियार तमिलनाडु में सबसे बड़े और सबसे समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है। राइट, कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज में से एक है ये तमिलनाडु की वनियार्स। तो वनियार तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। एंड इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था मिड 1980s में। इन्होंने अपने लिए 20% का रिजर्वेशन जो है वो तमिलनाडु के अंदर डिमांड किया था और 2% का रिजर्वेशन सेंट्रल सर्विसेज में डिमांड किया था। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने 10.5% के स्पेशल इंटरनल रिजर्वेशन जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वनियार्स को, जो कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो इसको रद्द कर दिया गया है। मतलब कि इनके 10.5% के रिजर्वेशन को रद्द किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला और अदालत ने कहा है कि ये जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, ये संविधान के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बस बेसिक्स ऑफ फैक्ट है। बस आपको मेनली यहां पर ध्यान में रखना है वनियार्स के बारे में कि वनियार कहां के हैं, तमिलनाडु के, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमास और गाजा स्ट्रिप के बारे में, गाजा पट्टी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए इजिप्ट जो है अभी एक एग्रीमेंट पर आ गई है कि इजिप्ट जो है वो फाइनली इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो मुद्दा है उसको रिजॉल्व करवाएगी और कई हद तक परमानेंटली रिजॉल्व करवाने को लेकर ये एग्रीमेंट सामने लाया गया है। बट आप लोग जानते हैं गाइज कि काफी सारे एग्रीमेंट्स ऐसे आ चुके हैं। इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। और इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को मैं काफी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को नहीं कवर किया है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो देख लीजिएगा। पिंड मैसेज पे मैं एक या फिर पिंड कमेंट पर मैं एक लिंक जो है वो आप लोग के लिए जो है वो डाल दूंगा। अगर इनकेस आपको लिंक ना मिले तो प्लीज मुझे एक बार रिमाइंड करवा दीजिएगा। तो इसराइल और पैलेस्टीन के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज जो आज की डेट में चल रहे हैं, और वो तो ऑलरेडी 1948 से ही हम लोग को देखने को मिल रहे थे, अरब इसराइल वॉर से ही, या सॉरी, हाँ अरब इसराइल वॉर ही का हो गया। फर्स्ट अरब वॉर हम लोग को देखने को मिला था, अरेबियंस और ज्यूज के बीच में ये युद्ध पूरा हुआ था। राइट, पता होगा आप लोग को, काफी डिटेल में ये सब भी टॉपिक्स मैंने आपके कवर करवाए हुए हैं। राइट, तो तब से लेकर इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में इश्यूज हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब एग्रीमेंट के माध्यम से ये इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के ऊपर जो है वो इजिप्ट आज की डेट में काम कर रहा है। तो क्या एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या रखा गया है? तो एक तो लॉन्ग टर्म सीज फायर, लंबे समय के लिए सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा। प्रिजनर स्वैप, तो इसराइल ने जो भी पैलेस्टीनियंस को बंद करके रखा है, राइट, और पैलेस्टीनियंस के पास जो भी ज्यूज बंद है, तो एक दूसरे को जो है वो छोड़ा जाएगा। राइट, यहूदियों को और मुस्लिम कम्युनिटीज को छोड़ा जाएगा एक दूसरे की तरफ से। एंड साथ ही साथ गाजा, गाजा पर ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। गाजा पर मौजूद है पैलेस्टीनियंस या पैलेस्टीन के लोग, राइट, भारी मात्रा में, तो इनको जो है वो सहायता की जाएगी। साथ ही साथ जो भी तोड़फोड़ हुई है काफी सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये सब चीजें इस एग्रीमेंट में शामिल है। और आपको बता दें गाइस हमास के बारे में कि हमास जो है वो क्या है। तो हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मिलिटेंट ग्रुप है, राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है ये हमास। और ये समूह जो है या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजराइल के अगेंस्ट लगातार युद्ध लड़ता आ रहा है। जब से इस ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ है, जब से फाउंडेशन हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1987 में, तब से ही ये 1987 से ही जब से ये बनी है हमास ग्रुप, तब से लगातार इजराइल के पीछे ये लगी हुई है, इजराइल के अगेंस्ट है। राइट, एंड ज्यादातर सुसाइड बॉम्ब्स के थ्रू या रॉकेट अटैक्स के थ्रू ये इजराइल के ऊपर अटैक करती है। ये चाहती है इजराइल को हटाकर पैलेस्टीनियन स्टेट को स्टैब्लिश करना। राइट, और ये चाहती है, और इवन आज भी चाहती है, इवन आज भी इसका कंट्रोल हम लोग को गाजा के क्षेत्र पर देखने को मिलता है, जहां पर पैलेस्टीनियन मौजूद है, गाजा वाले क्षेत्र पर। एंड आज की डेट में एग्रीमेंट की क्यों आवश्यकता है गाइस? तो गाजा की बात करें तो गाजा के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने बहुत ही टाइट रूल इंपोज करके रखे हैं, यानी कि बिना इजराइल की इजाजत के आप ये कह सकते हो कि गाजा के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतने टाइट रूल्स है। राइट,
यहाँ पर बेसिक गुड्स भी जो होते हैं, बिल्कुल जरूरतमंद सामान भी जो होते हैं बेसिक नीड्स के, राइट, उसको भी इस क्षेत्र में एंटर करने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर हर एक चीज के मूवमेंट में लगाया हुआ है इजराइल ने, राइट। तो थोड़ी शांति बरकरार करने की आवश्यकता है ही। और अभी कुछ समय पहले आप जानते हैं बहुत बड़ा इशू हुआ था, अल अक्सा मस्जिद के बाद एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, तो इसमें हमास जो थी वो इन्वॉल्व थी रॉकेट दागने में इजराइल के ऊपर, राइट। और यहाँ पर गाजा के ऊपर बहुत तोड़ा फोड़ी हुई थी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, काफी सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी, मौतें हुई थी। अब गाजा स्ट्रिप की बात करते हैं। गाजा स्ट्रिप गाइस, ये आर्टिफिशियल क्रिएशन हम लोग को देखने को मिला 1948 में हुआ था, जिस समय अरब इजराइल वॉर या फिर फर्स्ट अरब वॉर हम लोग को 1948 में देखने को मिला था। तो उस समय ये बनी थी गाजा स्ट्रिप। यहां पर 3/4 पैलेस्टीनियन की अरब पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, जिन्हें डिस्प्लेस किया गया था, जिन्हें अपने घरों से जो है वो निकाल दिया गया था। और ये वो समय था जिस समय इजराइल जो है वो क्रिएट हुई थी, इजराइल बनी थी, राइट। और ज्यादातर रेफ्यूजीज जो थे इजराइल के बनने के बाद, इनको दूसरी कंट्री जो है वो एंटर करना पड़ गया, जैसे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, राइट। क्योंकि इसराइल ने इनके ऊपर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया था। देखिए मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट कई बार के एक दो बार पहले भी पूछ चुकी है सिविल सर्विसेज लोकेशन से रिलेटेड। देखिए ऊपर वाला जो एरिया है ये पर्टिकुलर गोलन हाइट्स का एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बैंक का एरिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गाजा स्ट्रिप का एरिया। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में इसको अरेंज करिए, तो आपसे गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप ये सब चीजें दे देंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कौन सी सी है, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, देखते हैं किसको इस चीज का जो है वो आंसर पता है, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक का मैंने आपको ये मैप जो है वो दिखाया। तो कुछ लोग जो है वो वेस्ट बैंक जो है वो चले गए, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जॉर्डन रूल के अंडर आ गया 1948 के बाद से, यानी कि पैलेस्टीनियन रूल के अंदर आ गया। और भारी मात्रा में हमें देखने को मिला कि काफी सारे लोग जो है वो गाजा स्ट्रिप में जो है वो एंटर कर गए। और ये छोटा सा कोस्टल स्ट्रिप हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि इजिप्ट के नजदीक है। आप गौर फरमाएंगे तो ये देखो आपको इजिप्ट जो है वो दिखाई दे रही है, और यहीं पे ये आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिल रही है, राइट। इजिप्ट के बीच में ही हम लोग को कोस्टल स्ट्रिप देखने को मिल रही है, और आज की डेट में ये पूरा क्षेत्र इसराइल का हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पर बताया जाता है कि 70% गाजा की पॉपुलेशन जो है वो रेफ्यूजीज है, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी कंट्री की स्टेटहुड नहीं है, यानी कि सिटीजनशिप नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा अब इस क्षेत्र को, इस छोटे से गाजा स्ट्रिप जो क्षेत्र हमें देखने को मिला था, तो इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हमास। हमास ने इस क्षेत्र पर 2007 में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। और जैसे ही हमास ने स्टैब्लिश किया अपना कंट्रोल इस क्षेत्र पर, तो वैसे ही हमें देखने को मिला कि इसराइल ने यहाँ पर पूरी तरह से नाकाबंदी जो है वो कर दी, पूरी तरह से इसकी बॉर्डर एरियाज को जो है वो बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, राइट। और डिक्लेयर कर दिया गाजा को एक एनिमी एंटिटी के तौर पर, राइट। और ऑफ कोर्स गाजा कोई एक स्टेट नहीं है, तो एक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर इसराइल ने बोला कि यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि टेररिस्ट हैं, राइट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रह रहा है। और हमास की बात करें गाइस, तो इसराइल और भी काफी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो, ये हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो देखते हैं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि इन्होंने सिविलियंस तक को नहीं छोड़ा, सिविलियंस पे भी अटैक किया है। और इसराइल की बात करें गाइस, वैसे तो आप इसराइल पैलेस्टीन के टॉपिक को देखेंगे तो इसराइल और पैलेस्टीन का बहुत अच्छे से मैप वाइज आपको पूरी चीज भी एक्सप्लेन की हुई है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कंट्रोल रखा हुआ है। इवन कहा जाता है कि गाजा से इसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, बट फिर भी गाजा के ऊपर ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इसने इंपोज करके रखे, मतलब क्लियरली इसका कंट्रोल गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। और यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी मानती है कि ये छोटा सा जमीन है जो कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब इसराइल के कंट्रोल में ये हमें देखने को मिलती है। और इसराइल क्लेम करता है जेरूसलम के ऊपर कि जेरूसलम इसकी कैपिटल है, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा जेरूसलम वाला क्षेत्र इसकी कैपिटल है। और पैलेस्टीनियंस क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है। और कब, कौन सी कैपिटल, आने वाले समय में जब ये पूरा क्षेत्र इसराइल से हटके वापस पैलेस्टीन के कंट्रोल में चला जाएगा। मैंने वापस इसलिए बोला क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा क्षेत्र पैलेस्टीन का हुआ करता था, फिर ज्यूज यहाँ पे रहे और उन्होंने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, और फिर इजराइल स्टेट 1948 में बनकर सामने आई। और पैलेस्टीन जो है वो क्लेम करते हैं ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट की। और यूनाइटेड स्टेट्स इज ओनली वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इजराइल क्लेम टू द होल ऑफ द सिटी। तो कुछ कंट्री में से एक यूनाइटेड स्टेट्स भी है जो कि ये मानती है
कि इजराइल के ऊपर जो है वो पूरा जेरूसलम पर पूरा कंट्रोल जो है वो इजराइल का है या होना चाहिए, राइट। बट हालांकि ऐसा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी ये वाला जो क्लेम है ना, या फिर ये रिकॉग्नाइजेशन, ये स्विच हुआ है। पहले ये मानती थी कि जेरूसलम जो है वो पैलेस्टीन की कैपिटल है, और अब ये मानती है कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। तो वो डिपेंड करता है, देखो यार, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी चीजें अक्सर होती हैं, राइट, कि परमानेंटली जो है वो कोई भी किसी का एलाय नहीं होता, ना ही कोई एनिमी होता। तो ये चीज अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं भी आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, कभी भी किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ, ये ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती भी मत करो, रखो अपने पास दोस्त, रखो एक दो रखो, उससे ज्यादा नहीं रखो। और बाकी संबंध सबसे बना के रखो, किसी ने आपके साथ गलत भी किया तो भी संबंध बना के रखो, वक्त आने पर हिसाब करेंगे सबका, राइट। और आपका वक्त कब आएगा? जब सिविल सर्विसेज की फाइनल लिस्ट आएगी और उसमें आपका नाम होगा, और नाम के आगे आपके IAS गढ़ जाएगा। चलो, और आज की डेट में जो है वो क्या चीज हो रही है, तो टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। स्पेशली वो लोग पैलेस्टीनियन जो ईस्ट जेरूसलम में रह रहे हैं, गाजा क्षेत्र में रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, तो बहुत टेंशन बढ़ गई है दोनों के बीच में, ज्यूज और पैलेस्टीनियंस के बीच में। एंड गाजा जो है वो पैलेस्टीनियंस के मिलिटेंट ग्रुप, जैसे मैंने भी आपको बताया, हमास के द्वारा जो है वो रूल किया जाता है। हमास का कंट्रोल हम लोग को गाजा पर देखने को मिलता है, जो कि इसराइल से हमेशा लड़ता रहता है, राइट। और इसराइल और इजिप्ट जो है वो इसके बॉर्डर एरिया पर, गाजा के बॉर्डर एरिया पर टाइट कंट्रोल जो है वो रखती है, और इवन यहाँ पर हमास को वेपन तक ना मिल पाए तो इसकी ये कोशिश की जाती है। और पैलेस्टीनियंस जो गाजा में हैं और वेस्ट बैंक में हैं, तो उनका कहना ये है कि ये सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रखी है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो इसके कारण इनको बहुत तकलीफ आ रही है, यानी कि यहाँ पे रहने वाले सिविलियंस को तकलीफ हो रही है काफी ज्यादा, इजराइल के स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस के कारण। और इसराइल का कहना यह है कि सिर्फ ये चाहता है कि पैलेस्टीनियंस जो है वो किसी प्रकार के दंगे वगैरह ना करें, वॉयलेंस वगैरह ना करें। तो पैलेस्टीनियंस के वॉयलेंस से बचने के लिए इसराइल ने ये एक्शन लिए हैं, ऐसा इसराइल का कहना है। एंड चीजें और भी ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी अप्रैल के बाद, अप्रैल 2021 के बाद। आपको पता है कि अल अक्सा मस्जिद का इशू पूरा, राइट, तो उसके बाद टेंशन जो है वो बढ़ गई थी, पुलिस और पैलेस्टीनियंस के बीच में क्लैशेस जो है वो होना शुरू हो गए थे। फिर एक दूसरे ने एक दूसरों के ऊपर जो है वो रॉकेट दागे थे। आपको पता हो कि काफी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज जो है ये बन चुकी थी। और कुछ पैलेस्टीनियंस फैमिली जो हमें देखने को मिल रही है ईस्ट जेरूसलम के अंदर, तो उन्होंने कुछ धमकियां वगैरह भी जब दी थी, तब उसके बाद चीजें और भी खराब हो गई, राइट। तो अभी जो मामला है पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में, वो काफी ज्यादा खराब चल रहा है, राइट। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे के ऊपर लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमने देखा यार, अभी इतनी बड़ी घटना कुछ महीने पहले ही हुई है, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस चाइना ताइवान रिलेशंस की बात करें तो इस टॉपिक को कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने पहला ऑफिशियल डेलीगेशन अपना दिया, यानी कि पहली बार ये चीज यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से सामने आई है कि ये ताइवान का सपोर्ट करेंगे, ताइवान का सपोर्ट। अब आपके दीवार के सामने अगर वर्ल्ड मैप नहीं है तो आज ही जाके लगा लें एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, जस्ट आपकी दीवार के सामने एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए और एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए। दो चीज तो मैंडेटरी है, ये आप सभी लोग के पास होनी चाहिए, नहीं है तो जाकर लगा लो। एंड देखो जाके, अगर जिनके पास है जाकर देखिए वर्ल्ड मैप पर कि चाइना पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा, चाइना के पास में नजदीक में एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है ताइवान। ये आइलैंड जो है वो ताइवान हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ताइवान और चाइना, इसके बीच में जो ये एक चैनल है छोटा सा, राइट, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये चैनल जो पानी की धारा जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या नाम दिया गया है, राइट, बताएं जरा। एक छोटा सा पानी का चैनल हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये क्या नाम है इसका? ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट क्या होता है? ज्योग्राफिकल टर्म। तो स्ट्रेट जो है वो एक वाटर बॉडी को दूसरी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। अब मेरा सवाल है, मतलब इसके ऊपर ताइवान से अगर आप इसको अपन ऐसा मान लेते हैं कि ताइवान से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो वेस्ट पर कौन सी आपको वाटर बॉडी देखने को मिलती है और ईस्ट पर कौन सी वाटर बॉडी देखने को मिलती है? बताएं जरा, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं इसका आंसर, देखते हैं किसको पता है। तो देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट ने पहली बार सपोर्ट किया है ताइवान को, क्योंकि ताइवान जो है गाइस, ये कोई भी कंट्री इंटरनेशनली ताइवान को ना सपोर्ट करती है, इवन ना रिकॉग्नाइज करती है। कोई भी कंट्री ये नहीं बोलती कि ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है या इंडिपेंडेंट कंट्री है। जो भी बोलते हैं वो अगर फॉर्मल मीटिंग्स में अगर इसकी बात की जाती है, तब इसको सिर्फ एक
टेरिटरी माना जाता है जो कि चाइना का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, बट इसको जो है वो ऑटोनोमस पावर जो है वो शामिल है, जैसे कि चाइना ने हांगकांग को दे रखी है, राइट। तो अभी इस पर हम जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बार सपोर्ट किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने ताइवान को और कहा है कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड आइलैंड इज नॉट अलोन। तो ये वाली बात जो है वो कही है, कूटनीतिक रूप से अलग थलग द्वीप अकेला नहीं है, मतलब क्लियरली सपोर्ट जो है वो अब कर दिया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने ताइवान को। देखिए, अभी कुछ समय पहले से न्यूज भी चल रही थी, आपको शायद इसके बारे में अंदाजा होगा कि चाइना के काफी सारे जेट्स जो है, राइट, जेट्स वगैरह जो है एयरफोर्स के उसके चाइना के, ये अपने जेट्स को जो है वो ताइवान के ऊपर जो है वो ले जा रही है, बार बार बहुत सारे चक्कर कटवा रही है, राउंड कटवा रही है ताइवान को डराने के लिए। क्योंकि अब चाइना ने जो है वो ये घोषणा ऑफिशियली करी दी थी कि हांगकांग को लेकर भी, इवन ताइवान को लेकर भी, कि पूरी तरह से अब ये दोनों टेरिटरीज जो है वो पूरी तरह से चाइना के मेन पार्ट बन जाए, चाइना का ही, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का ही हिस्सा बन जाए। क्योंकि अभी तक क्या है कि इन दोनों टेरिटरी, चाहे हांगकांग की बात करें या ताइवान की हम लोग बात करें, राइट, तो वन कंट्री टू सिस्टम वाला इनिशिएटिव आपको पता होगा, या वन चाइना पॉलिसी, राइट। तो ये दोनों चीज भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन कंट्री टू सिस्टम कहां पर चलता है, तो ये चाइना में चलता है। तो चाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है, देखो एक ही कंट्री है बट अलग अलग सिस्टम्स है, चाहे वो हांगकांग को ले लो, चाहे ताइवान को ले लो, इवन तिब्बत को क्यों ना ले लो, तो इनको ऑटोनोमस पावर्स दे रखी है कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद ब खुद जो है वो करेंगे। बट हाँ, मिलिट्री और अगर बात होती है इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कंट्री के साथ कांटेक्ट करने के लिए, तो फिर चाइना जो है वो उस पर काम करेगी। मतलब कुल मिलाकर ये मिलिट्री, आप ये कह सकते हो मोटे मोटे तौर पर मिलिट्री को, और इसको छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई बातचीत करनी है, फॉर्मल बैठक करनी है, तो डिप्लोमेटिक टाइज इसको हम लोग कहेंगे। इसको छोड़कर बाकी पूरी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकली जितनी भी पूरी चीजें, ये ऑटोनोमस तौर पर ये पर्टिकुलर टेरिटरी जो है, एरिया जो है वो चाइना का एंजॉय करता है, राइट। तो ये अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट, इन्होंने कभी भी फॉर्मली तो नहीं घोषित किया, बट ये अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मानते हैं, स्पेशली ताइवान। ताइवान तो कभी भी चाइना का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। अब वो क्यों, उसकी वजह भी मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ। ये ताइवान का जो बर्थ हुआ ना, वो कैसे हुआ, तो काफी एक ग्रुप था जो कि हमें हमें देखने को मिल रहा था चाइना के अंदर, ये डिमांड कर रहा था डेमोक्रेसी को लेकर कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी आए, चाइना के अंदर जो अभी रूल चल रहा है उसको खत्म करो, है ना। तो ये डिमांड कर रहा था, वहां के जो नेशनलिस्ट थे वो डिमांड कर रहे थे। तो चाइना ने जो भगाया, उनको दौड़ लगवाई, और जो इनको भगाया तो ये आकर इस आइलैंड में बस गए और इसी आइलैंड का ये हिस्सा बन गए। तो चाइना ने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे मत आना, तुम यहाँ यहीं पे रहो, राइट। वन कंट्री टू सिस्टम के तहत तुम्हें हम ऑटोनोमस पावर जो है वो दे देते हैं, चलाओ अपनी तरफ से, अपनी तरह से पूरी चीज चलाओ, जैसे मर्जी आए वैसा करो, इकोनॉमी रन करो, एडमिनिस्ट्रेशन रन करो, बट हाँ चलो ठीक है, पॉलिटिक्स भी रन करो। बट अगर बात आती है मिलिट्री की, और अगर बात आती है किसकी, फॉरेन रिलेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसमें चाइना का रोल रहेगा, बाकी पूरा तुम खेलो। तो ये चीज इस प्रकार की हो गई थी, राइट, वन कंट्री टू सिस्टम के तहत। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा ताइवान के बारे में, कि किस तरीके के रिलेशन चाइना और ताइवान के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर पहला पॉइंट कि ये कोई एक कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये टेरिटरी है जो कि चाइना का ही हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, वेरियस ऑटोनोमस पावर इनके पास हमें देखने को मिलती है, राइट। और तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि आज की डेट में करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, जो आपको ध्यान में रखना है मेनली, तो तीसरा पॉइंट ये है कि चाइना आज की डेट में कोशिश कर रहा है कि अब ये पुराने जो इसको ऑटोनोमस पावर वगैरह जो दी थी सब हटाओ, और पूरी तरह से ये टेरिटरी, ये क्षेत्र जो है वो चाइना के कंट्रोल में ही आ जाए। और अभी क्योंकि उसने रॉकेट्स वगैरह दागे थे, रॉकेट्स नहीं सॉरी, जेट्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर लेकर मूव करवाए थे, तो उससे एक चीज जो है वो संकेत मिल रहा है कि उसके ऊपर एक मिलिट्री प्रेशर क्रिएट कर रही है। और यही चीज हाईलाइट करी यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी। इन्होंने बोला बॉर्डर एक्शन लेने की आवश्यकता है, यूरोपियन यूनियन ताइवान टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और ताइवान जो है वो फेस कर रही है प्रेशर चाइना से। तो उस समय ये बहुत जरूरी है कि बॉर्डर एक्शन जो है वो लिए जाए, बॉर्डर बाउंड्री जो है वो तैयार की जाए। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये सपोर्ट कर रही है, या यूरोपियन इन जनरल यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है ताइवान को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ताइवान की बात करें गाइस, हालांकि ताइवान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी भी यूरोपियन नेशन के साथ नहीं है, एक्सेप्ट एक छोटी सी वेटिकन सिटी, इनको छोड़कर वेटिकन सिटी के साथ है।
राइट। अब हमें देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है वो अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रही है, डीप कर रही है, मजबूत बना रही है ताइवान के साथ। इवन चाइना जो है, इसने अभी मिलिट्री प्रेशर, जैसे मैंने भी आपको बताया, मिलिट्री प्रेशर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। रिपीटेड मिशन चाइनीज वॉर प्लेन्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं डेमोक्रेटिक ताइवान के पास, राइट। तो देखो डेमोक्रेटिक शब्द का उपयोग किया गया, क्यों किया गया, तो उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए जो है वो लड़ रहे थे, तो उनको जो है वो भगा दिया गया था, यहाँ पर इस आइलैंड पर उनको सेटल करने के लिए मजबूर मजबूर कर दिया था, राइट। तो ये चीज, तो अभी चाइना ने अपने वॉर प्लेन्स वगैरह, जेट्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर से गुजारे थे, इनके ऊपर, इनको डराया था, इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर जो है वो क्रिएट किया था। तो उसमें अब यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसका सपोर्ट कर रही है ताइवान का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को नहीं। इवन पता है अभी कुछ समय पहले चाइना ने ये चीज भी बोली थी, क्लेम किया था कि ताइवान जो है वो इसका खुद का हिस्सा है। अब ये पूरी तरह से ताइवान को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, बोल रहा है कि ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस अब भाड़ में जाए, पूरी तरह से अब ताइवान इसके कंट्रोल में आएगा। और ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फोर्सफुली जो है वो इसको अपने कंट्रोल में करेगा। देखिए अब वैसी चीज सामने आ रही है। अब चाइना ताइवान रिलेशन की बात करेंगे इस, तो बैकग्राउंड में आपको समझाता हूँ, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 1949 में कुओमिंटैंग यानी कि नेशनलिस्ट, तो ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चाइना के अंदर डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, राइट। तो इनको जो है वो भगाया गया ताइवान में, तो ताइवान में आकर ये सेटल हुए, राइट। और चाइना और ताइवान के रिलेशन जो है वो वन चाइना पॉलिसी के तहत हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि चाइना क्लेम करती है ताइवान के ऊपर वन चाइना पॉलिसी के तहत, राइट, कि ये ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसकी चीज हमें देखने को मिलती है। ताइवान सेल्फ गवर्न और डी फैक्टो इंडिपेंडेंट टेरिटरी, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट, राइट। और इसने कभी भी अपने आप को फॉर्मली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया है चाइना से, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कभी भी इसने ओपनली आके किसी को भी नहीं बोला कि ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इसलिए हम लोग ताइवान की जब भी बात करें तो इसको आप कंट्री ना बोलिएगा, आप इसको टेरिटरी बोलिएगा, टेरिटरी, ठीक है। और वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला के तहत ये हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने भी आपको ऑलरेडी समझा ही दिया, राइट, कि ताइवान जो है उसके पास अधिकार है अपने खुद के अफेयर्स, जितने भी उसके इंटरनल अफेयर्स है उसको रन करने का, जैसे कि हांगकांग के पास है। तो आप सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, पॉलिटिक्स और भी जो भी चीज है, हाँ, हमें देखने को मिलती है, राइट। तो वो पूरी चीज जो है ये कर सकती है अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो क्रिएट कर सकती है। बट जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, फॉरेन टाइज की, डिप्लोमेटिक टाइज की और मिलिट्री की, तब उस समय चाइना जो है वो रोल में आती है, राइट। और चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर क्लेम करती है, और ताइवान जो है वो रिफ्यूज करती है किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया और ताइवान के रिलेशन की बात करेंगे तो हालांकि हमारा ताइवान के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है फॉर्मल फॉर्मल तौर पे, बट हाँ हमारे इनफॉर्मल काफी सारे रिलेशनशिप है। कई बार ट्रेड के मामले में हम लोग जो है वो ताइवान के साथ भारी मात्रा में ट्रेड भी करते हैं, बहुत सारी चीजों में, अलग अलग फील्ड्स में। तो अलग अलग फील्ड में हम लोग जो है वो ताइवान के साथ रिलेशनशिप हमने बनाया हुआ है, बट कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ताइवान के साथ हमारा नहीं है। इवन हम लोग वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं सिंस 2010, ठीक है। तो ये चीजें हैं गाइस जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस अब हम लोग बात करेंगे खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। बताइए मुझे, खासी ट्राइबल ग्रुप जो है वो कहाँ का है, किस स्टेट का है। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोबारा से पूछे जा सकते हैं। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। बताइए कि खासी कहाँ की ट्राइबल ग्रुप है, बताइए जरा, खासी कहाँ की ट्राइबल ग्रुप है। तो इनको लेकर एक कानून आ रहा है। अब इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, राइट, मतलब कि संपत्ति के विरासत की बात की जा रही है, उसको लेकर ये कानून बनाने पर ये बिल जो है वो सामने आया है। तो एक तरह से आपको एक आइडिया लग गया होगा इस टाइटल को पढ़ते सही थी कि ये बिल जो है, ये कानून जो है वो बनाया जा रहा है कि खासी जो लोग हैं, खासी ट्राइबल ग्रुप जो मेघालय की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने करेक्ट आंसर दिया होगा, नहीं दिया तो याद रख लो कि ये जो ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है ये मेघालय का देखने को मिल रहा है। तो इस ग्रुप में मौजूद जो सदस्य हैं, तो जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, तो उसको लेकर ये पर्टिकुलर बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्लियर यहां तक बातें, एक बेसिक से चीज। तो पिछले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल जो मेघालय के अंदर है, उन्होंने अनाउंस किया कि इंट्रोड्यूस करेंगे खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 को। इस बिल का मेन एम ये है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टीज अमंग सिबलिंग्स इन खासी कम्युनिटी, कि खासी कम्युनिटी के जो सभी बच्चे हैं
राइट, यानी कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके सदस्य जो है उनकी प्रॉपर्टीज उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको लेकर ये बिल है। तो ये पहला पॉइंट एक बेसिक सा आप ध्यान में रखिए। और देखिए गाइस, ये बिल जो है वो अभी तक लाया नहीं गया है, ये प्रपोज्ड बिल है। और मैंने आपको बताया कि प्रपोजल वाली जो चीजें होती हैं वो हमारे काम की नहीं होती एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस टॉपिक के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि खासी ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो मेघालय की है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग जो बात करेंगे कि खासी ट्राइब जो है वो हम लोग को मातृवंशीय मैट्रीलिनियल ट्राइब देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैट्रीलिनियल ट्राइब का? तो आपको एक चीज पता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं पेट्रियार्कियल सोसाइटी की, सोसाइटी में ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि अगर प्रॉपर्टी भी अगर ट्रांसफर की जानी है, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल तो काफी सारी चीजें इनहेरिटेंस में जो है वो चेंज हो गई है कि डॉटर को भी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, डॉटर पर के नाम पर भी प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, राइट, फादर की प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है। तो ये चीज तो आज की डेट में चेंज हुई, बट पहले ऐसा नहीं था, राइट। और पेट्रियार्कियल सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो जिसमें मेल सदस्य की, यानी कि परिवार में मेल की चलती हो, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि हम एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि मेल और फीमेल के बीच में शादी होती है, तो मेल का सरनेम जो है वो यूज में लिया जाता है कि नहीं? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। फीमेल को अपना सरनेम जो है वो बदलकर जो हस्बैंड है उनके उनके सरनेम को यूज करना रहता है, और बच्चे भी जो है वो अपने फादर के सरनेम को जो है वो यूज करते हैं, और तो वंश जो होता है वो फादर के साइड का चलने लगता है फिर, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। और फिर वो जैसे कि काफी सारे लोग जो होते हैं जिनकी फैमिली ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है वो फादर की तरफ से आगे बढ़ती रहती है, वो मदर साइड की तरफ से नहीं बढ़ती, है ना। तो ये होता है पेट्रियार्की सोसाइटी में। बट मैट्रीलिनियल सोसाइटी में ऐसा नहीं है। मैट्रीलिनियल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो चीज फादर के लिए हम लोग पेट्रियार्कियल में देखने को देख रहे थे, सेम मदर की तरफ से होती है कि यहाँ पर बच्चे जो है वो मदर का सरनेम यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मेनली मदर्स की चलती है। इवन पता है आपको, इस ट्राइब की बात करूं, खास बात हम लोग अभी आगे चल के थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जनरली शादी होती है, तो वाइफ अपना घर छोड़ के हस्बैंड के पास जो है वो रहती है ना। यहाँ पर इस सोसाइटी में, मैट्रीलिनियल सोसाइटी में, ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हस्बैंड और वाइफ जब होते हैं, यानी कि ये लोग शादी करते हैं, तो हस्बैंड अपना घर छोड़ के वाइफ के घर में एंटर करता है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक बात है? तो आपको ये सब चीजें सीखनी है, मतलब कि इस ट्रैवल ग्रुप की कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टॉपिक के अंदर। और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर बिल लाया गया है जो कि बहुत पुरानी सदियों से चली आ रही एक प्रथा है इन ट्रैवल ग्रुप की, उसको जो है वो चेंज कर रहा है, उसके अंदर संशोधन जो है वो लेकर आ रहा है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर बिल का? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर कहा गया कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में मेल और फीमेल दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, राइट, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, पेरेंट डिसाइड करेंगे कि वो किसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो देना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें कोई भी अगर बच्चा है वो अगर किसी नॉन खासी ट्राइब से शादी कर लेते हैं, यानी कि अगर फीमेल या मेल नॉन खासी ट्राइब ग्रुप से जो है वो अगर शादी कर ली जाती है, तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि उस पर्टिकुलर बच्चे को मतलब की है वो नहीं दी जाएगी, प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि लव मैरिज जो करेगा, राइट, अपने उसके बाहर जाकर, वंश से बाहर जाकर, तो फिर उसको जो है वो ये नहीं मिलेगा, राइट, हिस्सा प्रॉपर्टी में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर इस बिल की जो है वो क्यों आवश्यकता है? तो काफी बार हमें देखने को मिलता है कि बॉयज जो है उन वो लोन नहीं ले पाते, राइट, क्योंकि उनके पास बैंक में कुछ गिरवी रखने को नहीं होता, कोलैटरल्स नहीं होता दिखाने के लिए। कभी कभी कुछ कपल्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनके पास चिल्ड्रन नहीं होता, राइट, उनका कोई जेन्युइन वारिस नहीं होता। तो जो वंश जो होता है, क्लैन जो होता है, राइट, तो वो जो है वो, या फिर कबीला जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो जो होता है, तो वो जो है वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपने कंट्रोल में जो है वो कर लेता है कस्टम्स प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, है ना। तो मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके कंट्रोल में जो है वो चली जाती है? पूरे कबीले के कंट्रोल में जो है वो चली जाती है। और इसके कारण कई बार आगे चल के कुछ बच्चे वगैरह जो होते हैं उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है कि केसेस भी लगा देते हैं, केसेस कर देते हैं। काफी केसेस में हम लोग को ऐसा देखने को मिला कि बच्चों ने पेरेंट्स के ऊपर केस ठोक दिया। और एक और चीज यहाँ पर होती है कस्टोडियनशिप की। देखिए कि इसमें कई केसेस में जो घर की जो छोटी बेटी जो होती है, राइट, यंगेस्ट डॉटर जो होती है, उनको प्रॉपर्टी की कस्टडी जो है वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, राइट। यानी कि इनके यहाँ पे जो प्रथा जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग छोटी बच्ची के पास जो है वो प्रॉपर्टी की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। बट कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो गलत समझने लगते हैं
इस कस्टोडियनशिप को ओनरशिप के तौर पर जो है वो देखने लगते हैं। फिर विवाद जो है वो फैमिली के अंदर शुरू हो जाता है कि ओनरशिप सिर्फ एक ही व्यक्ति को दी गई है, राइट, छोटी बेटी को। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और कस्टोडियनशिप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है कि छोटी बेटी को अपने एजेड पेरेंट्स का ख्याल रखना होता है। अनमैरिड या डेस्टिट्यूट जो इनके सिबलिंग्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनका जो है वो देखभाल करना पड़ता है, और दूसरे कबीले के सदस्यों का की देखभाल जो है वो करनी पड़ती है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन के पास आती है। और जो कस्टोडियन होते हैं वो ना इस जमीन को खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं बिना अपने मैटरनल अंकल यानी कि बिना अपने मामा की परमिशन लिए। देखिए ये जो सोसाइटी है मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मदर के साइड जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो मदर के साइड से डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, राइट। क्योंकि मामा की बात करें तो मामा जैसे मम्मी के भाई है ना, तो मामा हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो मैटरनल अंकल जो है वो मेन डिसीजन लेंगे, उनसे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मदर अगर नहीं रही तो मैटरनल अंकल के पास जो है वो पूरी पावर चली जाती है कि करना क्या उस प्रॉपर्टी का। एंड ज्यादातर प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलती है वो क्लैन प्रॉपर्टी होती है या कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है, राइट, मतलब कि पूरे कबीले की प्रॉपर्टी है, हम लोग को कई केसेस में देखने को मिलती है। और मैट्रिलिनी लिनी इन मेघालय की बात करें, मेघालय में मातृवंशी ट्राइबल ग्रुप्स कौन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीज ध्यान में रखिएगा। खासी, जैनतास और गारोस, राइट, तो ये प्रैक्टिस करती है ये ट्राइबल ग्रुप मेघालय के अंदर मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस को, राइट, यानी कि विरासत की एक मातृवंशीय प्रणाली का अभ्यास प्रैक्टिस जो है वो करती हैं ये 3 ट्राइबल ग्रुप्स मेघालय के अंदर। और इस सिस्टम के अंदर लीनिएज जो होता है और डिसेंट जो होते हैं वो मदर क्लैन के थ्रू देखे जाते हैं। मतलब क्यों कि वंश का अगर पता लगाना है आपको तो फादर के साइड से नहीं मदर के साइड से जो है वंश होगा पता लगाया जाता है। यानी कि फैमिली ट्री में जैसे कि जहां पे हमें देखने को मिलता है करंट जो हमारी जो सोसाइटी अर्बन एरियाज की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो हमें ज्यादातर हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कियल देखने को मिलती है कि वंश जो चलता है वो पापा के साइड से चलता है। कि अगर अगर मम्मी आती है शादी करके तो उनका सरनेम जो है वो हटा दिया जाता है और फिर पापा का सरनेम लगा दिया जाता है। फिर बच्चे जब होते हैं तो पापा का ही सरनेम चल रहा होता है। तो ये वंश जो है वो किसके चल रहा है, पापा की साइड से चल रहा है। बट यहाँ पर कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में मम्मी के साइड का जो है वंश कंटिन्यू रहता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और देखिए जैसे कि बच्चे जो है वो माता का सरनेम यूज करते हैं, हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ के घर पर जाते हैं, वाइफ हस्बैंड के घर पर नहीं, जैसे कि हमें करंटली देखने को मिलता है जनरली। और यंगेस्ट डॉटर जो होती है उसे खतदू जो है वो कहा जाता है, खतदू, राइट, फैमिली की। तो इनको पूरा शेयर जो है वो इनकी प्रॉपर्टी का जो है वो मिल जाता है, संपत्ति का, कबीले की संपत्ति का। वही छोटी बच्ची के पास, छोटी घर की यंगेस्ट डॉटर के पास इसे खतदू कहते हैं। और कस्टम ये भी कहता है कि खतदू जो है वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकती बिना मामा की परमिशन के, जिसके बारे में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया। और टेक्निकली चीज भी मैंने आपको बता दी। क्यों मामा ही क्यों, क्योंकि मामा मदर के साइड के परफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। टेक्निकली मदर के साइड के परफेक्ट जो पूर्वज आप कह सकते, पूर्वज नहीं कहोगे यार, मतलब कि परफेक्ट मदर के साइड से ही देखने को मिलते हैं। तो फाइनल पावर जो होती है डिसीजन मेकिंग की वो मामा के हाथ में चली जाती है, राइट। और ये इनहेरिटेंस जो है वो ट्रेडिशनली अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल या फिर क्लैन कम्युनिटी प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट, जो कि फैमिली के पास रही हो काफी सालों से। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं किसको इसका आंसर जो है वो पता है। कि लेट्स से कि एक पर्टिकुलर कपल है, उनकी बेटी नहीं है, ठीक है, उनकी बेटी नहीं है, उनकी डॉटर नहीं है, ठीक है, कोई बच्चे नहीं है लेट्स से, तो और इनकी प्रॉपर्टी है। तो आप बताएं इनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास जाएगी। ए मामा के पास जाएगी, बी हमें देखने को मिलेगा मौसी के पास जाएगी, राइट, यानी कि मदर की सिस्टर, मदर तो इस केस में हुआ ही नहीं, यानी कि इनकी बहन, राइट, वाइफ की बहन, ठीक है, और वाइफ का भाई। और सी जैसे चाचा लिख दो आप, चाचा, हस्बैंड का भाई। और डी जैसे हस्बैंड की बहन। बताओ किसके पास जाएगी। तो ये जाएगी मौसी के पास, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एल्डर सिस्टर, और ये वाइफ की एल्डर सिस्टर के पास ये प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर इनके पास कोई भी डॉटर नहीं है, तो वारिस नहीं है तो इस प्रॉपर्टी का। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। एंड इफ द वाइफ डज नॉट हैव सिस्टर, अगर वाइफ के पास कोई सिस्टर नहीं है तो फिर कबीले के पास जो ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो एंड में आता है कबीला। तो इस प्रकार से चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इससे आपका सी सेट भी जो है वो इंप्रूव होगा, राइट, आपका पेपर 2, राइट, पेपर 2 भी इंप्रूव होगा। उसमें भी इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन आते हैं ना कि ये दीवार पे तस्वीर है, बताइए ये एक स्टेटमेंट है कि ये जो तस्वीर है ये मेरी मम्मी की
बहन की, इनकी, उनकी, ये की, वो की, ये है, राइट, दूर की। तो बस वो वाली चीज होती है, फिर फाइंड आउट करना रहता है, राइट। तो सेम उसी प्रकार का ये कुछ क्वेश्चन था, राइट, बट उस टाइप का नहीं था, बट हाँ ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। ये प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब वहां पे किस प्रकार की कस्टम्स चलती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इस टाइप का क्वेश्चन था, है ना, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज ये था पूरा ओल्ड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टबल बर्निंग, द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम, यू ऑल गाइज नो अबाउट इट। जो आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आपको पता ही है, इतनी बार हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं कि अभी तक तो आप जो है वो स्टबल बर्निंग के टॉपिक को रट चुके होंगे, एक एक पॉइंट इसका आपको याद हो चुका होगा, राइट। ये स्पेशली मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एंड जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं कोई बात नहीं, आपको स्टबल बर्निंग के बारे में अभी पूरी डिटेल जो है वो पता लग जाएगी, और स्टबल बर्निंग के इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ पर क्या होते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। देखिए, एक स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई थी अभी रिसेंटली, पटियाला पंजाब के 6 गांव में ये स्टडी हम लोग को देखने को मिली थी कि स्टबल बर्निंग और उसके होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट्स किस प्रकार के हैं, मतलब कि ये स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है स्टबल बर्निंग, राइट। पराली जो जलाई जाती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं हेल्थ पर, क्या इंपैक्ट होता है हेल्थ पर, तो इस पर हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे इस स्टडी को बेस लेते हुए। तो स्टडी में क्या क्या चीज सामने आई है, तो देखो स्टबल बर्निंग जब होती है तब पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, ये बात तो नॉर्मल सी बात है। स्टबल बर्निंग होती क्या है, ये बात सभी लोग जानते होंगे। देखिए किसान क्या करते हैं, किसान की जब कटाई हो जाती है, राइट, खेत में जब कटाई हो जाती है तो भूसा बच जाता है, ठीक है, ये भूसा बच जाता है, तो किसान लेबर्स को लगाकर इस भूसे को कलेक्ट करवाने की जगह ये इसको डायरेक्टली जला देते हैं। अब लेबर्स को बुलवाएंगे, इसको उठाएंगे, पिक करवाएंगे, कलेक्ट करवाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, तो उनको लेबर्स को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एंड ऑलरेडी किसान जो है वो स्ट्रेस में रहते ही हैं, राइट, इनकम को लेकर। तो इसमें इनकी इनकम जो होगी या कॉस्ट जो होगी वो और एड ऑन हो जाएगी, तो वो सोचते हैं कि यार कॉस्ट को एड ऑन करने की जगह इसको सिंपली जो है वो जला दो, बर्न कर दो, राइट। अब एक्चुअली में इसके बर्न होने के भी फायदे होते हैं, इसको जलाया जो जाता है ना तो उसके भी फायदे होते हैं। ये सॉइल को जो है वो फर्टाइल करता है, स्पेशली इसकी एशेस जो होती है, राख जो होती है, ये सॉइल को फर्टाइल करती हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इस पर भी हम लोग थ्योरेटिकली जो है वो बात करेंगे, अभी थ्योरी में आएगा ये पूरी चीजें, तब हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये सब बेसिक सी चीज है। देखो स्टबल बर्निंग के नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बोथ प्रोज एज वेल एज कॉन्स ऑल्सो, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये चीज है, तो ये स्टबल बर्निंग, तो बेसिक सी चीज तो आपको समझ में आ रही है कि इसको जलाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एमिशन होगा, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, और वेरियस गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा, है ना। तो ये चीज, तो सबसे पहला पॉइंट तो स्टडी के थ्रू आया है कि पोल्यूशन, और पोल्यूशन के कारण हेल्थ पर इंपैक्ट क्या पड़ा है, लोगों के जो लंग का जो फंक्शन है, राइट, फेफड़ों के कार्य को काफी कम कर दिया है इस प्रदूषण ने, राइट। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण ने फेफड़ों के कार्य को काफी कम कर दिया है, यानी कि लंग्स जिस प्रकार से फंक्शन करते हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया है इस पोल्यूशन ने, है ना। और साथ ही साथ ये ज्यादातर इसने हार्म किया है, नुकसान पहुंचाया है गांव में रहने वाली महिलाओं को, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और ये वो है जो कार्बन पार्टिकल जो जले नहीं है पूरी तरह से, अनबर्न है, जो कि और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, मोस्ट हार्मफुल होते हैं जो रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपको पता है क्या होता है ये, तो देखो हवा में ये कुछ कण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप छोटी छोटी गिट्टी उठा लें अपने हाथों में, या फिर इमेजिन करें छोटी छोटी गिट्टी को और बड़े बड़े कुछ पत्थर को, ठीक है, तो ये क्या है, हवा में इस प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो कहते हैं, और बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर 10 होते हैं। अब देखो इसका जो हम लोग को देखने को मिलता है कि साइज के ऊपर बेस दिए होते हैं कि पार्टिकल्स कितने साइज के हैं, तो ये 2.5 के हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ये बॉडी के अंदर जो है वो चले जाते हैं, इतने कम साइज के होते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे नेकेड आइज से, राइट, बट ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, लंग्स में जो है वो एंटर कर जाते हैं, एंड इट डैमेजेस आर सिस्टम, हमारे सिस्टम को जो है वो डैमेज करता है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, इसमें स्पेशली अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, पूरी तरह से जले हुए नहीं है ये कार्बन पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर। और बताया जा रहा है, पाया ये गया अभी रिसेंटली कि 2 से भी ज्यादा 2x टाइम्स जो है ये बढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि 100 ग्राम पर मीटर क्यूब से लेकर 250 ग्राम पर मीटर क्यूब तक जो है ये बढ़ गए हैं, तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि ये जो भूसा हम लोग को देखने को मिलता है जब ये जलता है, राइट, यानी कि जब इसको जलाया जाता है फसलों के जो अवशेष वगैरह, रेसिड्यू वगैरह, जो भूसा हम लोग को देखने को मिलता है जब ये जलाया जाता है,
तो 2 से 3 गुना ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नोट किए जाते हैं। यानी कि एक क्षेत्र है जहां पर स्टबल बर्निंग हुई है, राइट, इसी के आसपास के एरिया में, तो यहां पर तुरंत एकदम से देखने को मिलता है कि 2x या 3x टाइम्स ज्यादा जो है वो लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जैसे कि लोग जो है वो छींकने लगते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, सुबह सुबह खांसी होने लगती है, राइट, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, राइट। इसके अलावा रात में भी खांसी होने लगती है, साथ ही साथ स्किन में रैशेस होते हैं, राइट। रनी नोज हम लोग को देखने को मिलता है, नाक बहने लगती है, आंख लाल हो जाती है, खुजली मचने लगती है, और भी काफी सारे ऐसे सिम्टम्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं उस क्षेत्र पे जहां पर क्रॉप रेसिड्यू को बर्न किया जाता है, यानी कि भूसे को जलाया जाता है, स्टबल बर्निंग होती है, तो तुरंत ऐसे इफेक्ट्स अचानक से जो है वो नोटिस में आ जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स अचानक से देखने को मिलते हैं, और ये सिम्टम्स सभी एज ग्रुप 10 से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों में रिकॉर्ड किए गए हैं, देखने को मिले हैं। फिर सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा, 40 से 60 की जिनकी उम्र होती है, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, राइट। और सबसे कम प्रॉब्लम जो होती है वो 10 से 18 साल की उम्र के एज ग्रुप के लोगों को होती है, राइट। और साथ ही साथ फंक्शंस, लंग्स का फंक्शन करना जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, राइट। लंग्स, फेफड़े जो है वो पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल से ऑपरेट नहीं कर पाते, वो रिड्यूस हो जाता है उनका फंक्शन, राइट। और ये भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है तो वैसे ही उनके लंग के फंक्शन जो है वो काम करना कम कर देते हैं, राइट। और पूरी सभी एज ग्रुप में ये वाली चीज जो है वो देखी गई है, राइट। और भी काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुकिंग फ्यूल के इन्फ्लुएंस के कारण भी ये सब चीजें जो है वो होती है। वेंटिलेशन वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, राइट, तो उसके कारण भी होती है। जैसे दम घुटने नहीं लगते एकदम से, अगर आप किसी ऐसे कमरे में के अंदर चले जाओ, बंद हो जाओ, जहाँ पे कोई हवा हवा नहीं आ रही है, राइट, और बहुत ही मतलब पैक्ड है, पूरा टाइटली पैक्ड है, तो उसमें बड़ा अजीब, थोड़ी देर के बाद अजीब सी घबराहट टाइप की होने लगती है ना। तो वही सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। अब स्टबल बर्निंग क्या है, तो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, तो ये कॉमन प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है जो कि किसान फॉलो करते हैं। होता क्या है कि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई, मतलब जिस समय धान की कटाई होती है, जिस समय हार्वेस्टिंग हम लोग को देखने को मिलती है पैडी की, और जिस समय वीट जो होता है उसको बोया जाता है, तो उस पीरियड में जैसे ही पैडी की हार्वेस्टिंग हो जाती है, यानी कि कटाई हो जाती है, उसके बाद जो भूसा बच जाता है उसको ये जला देते हैं। और ये माना जाता है कि ये जब पैडी का जब भूसा जलाया जाता है तो वो वीट के लिए काफी हेल्दी होता है। और दूसरी बात, ये इसके अलावा भी दूसरी बात ये भी होती है किसानों की, किसान ये बोलते हैं कि यार हमारे पास जो है वो ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम जो है वो फील्ड को जो है वो क्लियर कराएं, क्योंकि सीजन जो है वो तुरंत आ चुका होता है सोइंग का, यानी कि उसकी बुवाई करने का, बोने का सीजन तुरंत आ गया होता है, और हम लोग को जो है वो तुरंत जो है वो कार्य करना पड़ता है। इसलिए रेदर देन उसको वेस्ट को क्लियर करने की जगह हम उसे जला देते हैं। तो ये जनरली किसान जो है वो ये वाली बातें कहते हैं। बट इसके अलावा दूसरी चीज भी हमें देखने को मिलती है, ऑब्वियस ही बात है, पैसा, कॉस्ट, क्योंकि अगर वो लेबर्स को लगाकर उसकी कलेक्शन करवाएंगे तो ज्यादा पैसा जो है वो उनका लगेगा, राइट, कॉस्ट उनको ज्यादा जो है वो पे करनी पड़ेगी, और वैसे ही वो चिंतित रहते हैं काफी ज्यादा अपनी इनकम को लेकर। तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें हार्मफुल गैसेस हमें देखने को मिलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अलॉन्ग विद पार्टिकुलेट मैटर, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो ये हार्मफुल गैसेस होती हैं, स्टबल बर्निंग के कारण रिलीज होती है एनवायरमेंट में। और आप जान ही रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। और क्यों फार्मर्स जो है वो स्टबल बर्निंग को चूज करते हैं, तो उनके पास कोई और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। और फार्मर जो है उनके पास इतना, ऑब्वियस ही बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या इतने सामान नहीं है, राइट, संसाधन नहीं है कि वो जो है वो वेस्ट के साथ डील कर सके, राइट। और फिर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते नई नई टेक्नोलॉजी को, राइट, कि वेस्ट मटेरियल को हैंडल कर सके जो टेक्नोलॉजीज। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा उनकी इनकम जो होती है वो कम होती है, क्रॉप के डैमेज के चलते भी उनको काफी घबराहट होती है। और फार्मर जो है फिर वो सोचते हैं कि अरे यार, रेदर देन इस पे और पैसा लगाने की जगह, वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई कि लेबर को और एक्स्ट्रा पैसे देने की जगह व्हाई नॉट वी बर्न इट, और फिर वो बर्न कर देते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो, स्टबल बर्निंग की ये सब तो नुकसान हमने देख लिया, अब इसके फायदे भी हैं गाइस। एक तो फील्ड जल्दी से, एक बार आपने आग लगाई, फील्ड जो है वो क्लियर हो गई, सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव फील्ड को साफ करने का, क्लियर करने का। साथ ही साथ जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वीड्स वगैरह, जो कि खपतवार जो होते हैं, मतलब कि जो वीड्स वगैरह जो होती हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करती हैं, तो उसको जलने से वो वीड भी मर जाती हैं, राइट। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जैसे कुछ कुछ होते हैं ना कीड़े वगैरह, जो हर्बिसाइड्स वगैरह होते हैं, मतलब कि जो क्रॉप्स वगैरह को खाते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। इसके अलावा किल्स स्लग, मतलब कि स्लग वगैरह और दूसरे कीटाणु वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इस टाइप के, तो वो मर जाते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन टाई अप जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब इसके कुछ फायदे हैं। और
इफेक्ट्स हम लोग को स्टबल बर्निंग के क्या देखने को मिलते हैं, तो पोल्यूशन तो आपको ऑलरेडी पता है, हार्मफुल गैसेस के बारे में हमने चर्चा करी, मीथेन भी है इसमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्सियोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो बहुत हार्मफुल गैसेस ये हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एनवायरमेंट में चली जाती हैं और एनवायरमेंट के माध्यम से जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, राइट। और इसके कारण स्मॉग भी होता है। स्मॉग का मतलब आपको पता है, स्मॉग मतलब क्या, फॉग प्लस स्मोक इक्वल्स टू स्मॉग। तो इसके कारण स्मोक होती है और ठंड के समय पे जो फॉग होती है तो ये दोनों मिल जाती है तो एकदम से धुंधला जो है वो दिखने लगता है। तो स्मॉग हम लोग को देखने को मिलता है, बनता है, जो कि दिल्ली में अक्सर, दिल्ली उसके आसपास के एरिया में अक्सर नजर आता है। वैसे तो आप आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है सब में स्मॉग हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली ठंड के समय पर, राइट। तो बहुत ज्यादा होता है, तो आप देखिएगा विजिबिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, राइट, क्योंकि इस प्रकार की स्मोक जो होती है वो एनवायरमेंट में रहती है उसके कारण। साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी इसमें हम लोग को नजर आती है। जब स्टबल बर्निंग की जाती है तब उस समय देखो इसकी दो चीजें हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है कि इसकी एशेज वगैरह जो होती हैं वो सॉइल को जो है वो अच्छा कर देती है। आपने देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि पहले के लोग जो है वो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है वो किया करते थे। वो सेम मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल है, राइट, क्योंकि ये जब हमें देखने को मिलता है कि जैसे स्टबल भूसा वगैरह आपने जला दिया तो उसके बाद उसमें जो बचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐश के फॉर्म में जो है वो मिट्टी पे रिलीज हो जाते हैं और मिट्टी पे वो मिल जाते हैं, तो वो सॉइल फर्टाइल भी होती है। बट देखिए प्रॉब्लम इज दिस ऑल्सो कि ये क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बर्न करने से वो सब न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये फर्टिलिटी से ही रिलेटेड आपको एक चीज पता होगी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आपको पता होगा मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को रिसाइकिल करते हैं, राइट। पता है ना ये सब सब बातें आपको, आपने पढ़ी होगी एनवायरमेंट में, ज्योग्राफी में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। तो देखिए अब वो भी मर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब हमें देखने को मिला कि इनडायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी पर तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो ये फर्टिलिटी पर हेल्दी इंपैक्ट भी क्रिएट करते हैं और अनहेल्दी भी, तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हीट पेनिट्रेशन, अब देखो हीट जो जनरेट होती है स्टबल बर्निंग के कारण, आग लगाएंगे तो हीट तो जनरेट होगी होगी, तो ये हीट सॉइल में भी जाती है और इसी हीट के कारण जो है वो मॉइस्चर जो होता है सॉइल का, मतलब नमी जो होती है मिट्टी की वो कम हो जाती है, राइट। तो ये चीज, और वही चीज मैं आपको बताया, माइक्रोब्स जो यूजफुल माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सेम चीज यहाँ पर पता है, जो मैंने भी आपको समझाया। इसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की बात करें गाइस, तो देखो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने के लिए तो यहां पर आप प्रमोट करो पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट्स को, मतलब कुल मिलाकर ये चीज कही जा रही है कि आप वेस्ट से पावर को जो है वो जनरेट करने का काम करो, किसानों को जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराओ, राइट। और इवन जैसे क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करो, मिलाओ, क्योंकि ये जो भूसा जो होता है ये भी अगर आप इसको मिट्टी में जो है वो मिला दोगे, मिक्स कर दोगे, तो ये आपके लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो है वो काम करेगा, राइट। बायो फर्टिलाइजर आप कह सकते हो उसका काम करेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी इससे, राइट। किसानों को और दूसरे फर्टिलाइजर्स वगैरह को लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी में ही क्षमता होती है, क्रॉप रेसिड्यू में ही क्षमता होती है मिट्टी को और फर्टाइल बनाने की, राइट। क्रॉप को और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि और भी ज्यादा ईल्ड जनरेट करने की, प्रोडक्शन करने की क्रॉप की, राइट। क्योंकि मिट्टी उपजाऊ रहेगी, फर्टाइल रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका इफेक्ट क्लियरली हमें देखने को मिलेगा कि क्रॉप्स की उपज पर होगा, राइट, उसके प्रोडक्शन पर होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं मिट्टी को, मिट्टी की नमी में, राइट। अगर आप इन क्रॉप रेसिड्यू को मिट्टी में जो है मिक्स कर देंगे तो मिट्टी की नमी बनाने में या बरकरार रखने में ये मदद करते हैं। साथ ही साथ ये एक्टिवेट कर देते हैं कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो हो सके, राइट। तो ये सब चीज फायदे इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो किसान जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको जलाने की जगह आप इसको मिट्टी में ही जो है वो मिक्स कर दो, राइट। आप कन्वर्ट कर दो, राइट, इनको ऑर्गेनिक मैन्योर में, जैसा मैंने भी आपको बताया, कंपोस्टिंग के माध्यम से, राइट। तो जैविक खाद में परिवर्तित जो है वो करें। तो ये इसके हमें देखने को मिल रहा है कि ऑल्टरनेटिव्स कैसा किया जा सकता है। तो ऑल्टरनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के लिए जरूर पॉइंट वाइज जो है 1 2 3 4 पॉइंट वाइज जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, नोट्स बना लीजिए। नई अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ईस्ट प्रोटीन कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। तो अब देखो ये क्रॉप रेसिड्यू है, किसान को इंसेंटिव दो कि आप एक काम करो, इसको आप कलेक्ट करें और कलेक्ट करके जो है वो आप इसको नियरेस्ट जो भी आपके यानी कि अलग अलग गांव क्षेत्र में अलग अलग यूनिट जो है वो बना दी जाए,
कि जहां पर इस प्रकार की कन्वर्जन जो है वो हो सके, क्रॉप रेसिड्यू यानी कि वेस्ट से हम लोग या तो एनर्जी जनरेट कर लें या फिर कोई और अच्छा प्रोडक्ट जो है वो जनरेट कर लें, राइट, साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, राइट। तो जिससे कि फार्मर्स भी मोटिवेटेड रहेंगे कि फार्मर्स इसे कलेक्ट करेंगे तो फार्मर्स को ही एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, मतलब। बट हाँ, सरकार को ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसान को, मतलब एक एनालिसिस करना, एक एस्टीमेट बनाना कि एक खेत जो है उसमें से स्टबल को हटाने के लिए, यानी कि उसको कलेक्ट करेंगे तो कितना स्टबल और एस्टीमेट के तौर पर जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे कलेक्ट करने में, जिससे कि जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाए। लेट्स से कि 2 लोग, तो 2 लोग अगर इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो सुबह से शाम तक जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो वैसे तो मेरे हिसाब से 2 लोग ही अच्छे खासे मतलब एरिया पर हमें देखने को मिल सकता है कि तरीके से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अगर सरकार एस्टिमेट करे, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को एस्टिमेट करना चाहिए अमाउंट, कि किसान को कितना लेबर पर खर्चा करना पड़ता है। तो किसान को जितना अमाउंट लेबर पर खर्चा करना पड़ता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है बढ़ाकर सरकार जो है वो ऑफर करे, राइट। कि अगर किसान जो है वो ये वेस्ट कलेक्ट करके यहाँ पर देते हैं, नियरेस्ट यूनिट बना दे, राइट, तो उनको, किसान को जो है वो इतना इंसेंटिव जो है वो मिल जाएगा। और वो कैलकुलेटेड इंसेंटिव होना चाहिए जिससे कि किसान भी प्रमोटेड रहे, राइट, कि हाँ यार चलो ठीक है, उसको वो अगर यहाँ पे पैसा लगाएगा तो उसका रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसी चीजें करेंगे तो वो हेल्दी रहेगी, राइट, किसान के लिए भी हेल्दी रहेगी, एनवायरमेंट के लिए भी हेल्दी रहेगी, और सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सकेंगे। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है, तो इसमें भी ये वाले गोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन गोल है, आप चेक करिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से ये भी गोल है, हमें अपने एनवायरमेंट को हेल्दी रखना है। और कार्बन न्यूट्रलिटी, तो आपको पता होगा गाइस ये वाली चीज कि कार्बन न्यूट्रल एनवायरमेंट जो है वो हमें बनाना है, या जीरो कार्बन न्यूट्रल एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो हमने भी बोल दिया कि 2070 तक हम जो है वो अचीव करेंगे। आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान हम लोगों ने जो ये वाले स्टेटमेंट दिए थे कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल जो है वो हो जाएंगे 2070 तक, राइट। जीरो कार्बन को जो है वो अचीव कर लेंगे 2070 तक, जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। पता है ना ये सब बातें, तो ये सब टारगेट भी अचीव हो सकेंगे सरकार के, बट सरकार को थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से स्मार्टली जो है वो प्ले करना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला भाई कि इंसेंटिव दो उन पर्टिकुलर किसानों को जो लोग स्टेबल बर्निंग नहीं कर रहे, प्लस जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो एमएसपी का बेनिफिट उन स्टेट्स को दिया जाए जिन स्टेट्स के अंदर स्टेबल बर्निंग नहीं हो रही है। जिन स्टेट्स में हो रही है उनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह इंपोज करो, या फिर कुछ समय के लिए एमएसपी का बेनिफिट देना बंद कर दो। बट वो थोड़ा सा जो है वो इम्प्रैक्टिकल टाइप की चीज हो जाएगी, और फिर वो एक प्रकार से आक्रोश बोलते हैं ना आपकी, एकदम से किसान जो है वो सरकार के विरुद्ध चले जाएंगे, कि एमएसपी हटाना मतलब किसान के लिए बहुत डिफिकल्टी वाला टास्क हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ऐसी। ये वाली चीज जो होगी वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा हार्श हो जाएगा, राइट। तो एमएसपी को ना हटाओ बट वार्निंग दे दो, एटलीस्ट डराओ। कई बार क्या पता शायद एग्जैक्टली आप इंप्लीमेंट ना करो बट डरा दो तो ही जो है वो काम हो जाए, पता लगे। क्योंकि होता है ना कि कई बार डराने से भी काफी सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं, है ना। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ मॉडल भी, गौथांस। तो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ही सक्सेसफुली ये मॉडल जो है वो ऑपरेट हो रहा है। इस मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ ने मतलब गौथांस का स्पेशली मतलब ये है कि हमें देखने को मिलता है कि एक 5 एकड़ की प्लॉट है, 5 एकड़ का प्लॉट, और ये हर एक विलेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इस प्लॉट में जो भी स्टबल वगैरह जो होता है वो कलेक्ट करके लोग लेकर आते हैं, और पराली दान यानी कि पीपल्स डोनेशन के थ्रू जो है वो दिया जाता है। फिर इस पर्टिकुलर स्टबल को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसमें गाउ डंग भी मिलाया जाता है, और भी काफी सारे नेचुरल एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं, और उसके बाद इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना दिया जाता है। देखिए, क्रॉप रेसिड्यू से, आप ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा, क्रॉप रेसिड्यू से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की एक सक्सेसफुल मेथड या सक्सेसफुल मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, गौथांस। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये चीज आप जरूर मेंशन करिएगा। तो सक्सेसफुली इन्होंने 2000 से ज्यादा गौथांस जो है वो डेवलप कर लिए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, राइट। और ये स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है, गांव क्षेत्र में रहने वाले जो युवा हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रही है, क्योंकि उनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनवाया जा रहा है, काउ डंग्स वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है कि पराली के ट्रांसपोर्टेशन को फार्म से लेकर गौथांस तक, तो सरकार का सपोर्ट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो इसमें स्टबल बर्निंग के बारे में भी हमने काफी डिटेल में बात करी, उसके क्या नुकसान होते हैं, इवन एक स्टडी को भी जो है वो डिस्कस किया, उसके क्या फायदे होते हैं ये भी हमने देखा, ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर किसान क्या यूज कर सकते हैं तो ये भी हमने कवर किया।
एंड साथ ही साथ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज गौथांस। तो ये जरूर आप अपने मेंस में लिखिएगा और इस ये पूरे टॉपिक को आप सेव करके रखिए अपने पास, क्योंकि ये टॉपिक आपका एक कंप्लीट स्टेबल बर्निंग का आंसर है। देखिए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, राइट, जेसीपीओए, जेसीपीओए है ना, प्लान ऑफ एक्शन ही है ना, रट चुका है यार ये वाला टॉपिक, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीओए। 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील ये हम लोग को देखने को मिलती है, इसको ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। बताइए जरा ईरान की न्यूक्लियर डील जो है वो किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है, फटाक से इसका आंसर लिखकर बताएं। इतनी बार आपको पढ़ा चुका हूं कि रट जाना चाहिए वाला टॉपिक तो आप लोगों को। तो देखिए ईरान के पास जो है वो 20% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक जो है वो पाया गया, और ये स्टॉक जो है वो 210 किलोग्राम का अब हो चुका है ईरान के अंदर न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, राइट। और तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी तक ईरान की एजेंसी ने 25 किलोग्राम 60% एनरिच यूरेनियम का प्रोड्यूस कर लिया है। ये एक ऐसा लेवल है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के पास होता है जो कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाती है, राइट। न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली कंट्री के पास इतना स्टॉक इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्लियरली संकेत है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रही है, राइट। तो ये वाली बात तो हम ऑलरेडी जानते थे, आप सभी लोग जानते हो इस बारे में, इसके बारे में इतनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी ओपनली इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, ईरान ने हमेशा एक ही चीज जो है वो बोली है कि पीसफुल यूज के लिए या फिर एनर्जी सबसे बेस्ट चीज बोलता है, क्लीन एनर्जी। मैं न्यूक्लियर को जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो कर रहा हूँ, सॉरी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से मैं क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट करने पर फोकस कर रहा हूँ। तो क्लीन एनर्जी की ये बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं क्लीन एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर के माध्यम से जनरेट करूंगा, इसके लिए मैं यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज है। और बट वी नो अबाउट इट कि ये वेपन डेफिनेटली बना के रखेगा अपने पास, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से इसके पंगे चल रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स को वेपन कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग करने का बता देगा, देखना, देखिएगा आप 2-3 साल में आपके सामने आएगी वाली खबर कि ईरान ने फाइनली एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो तैयार कर लिया है और फिर वो लॉन्च करेगा। लॉन्च मतलब इन द सेंस उसकी लॉन्चिंग बोलते हैं ना, अनबॉक्सिंग, तो वो करके पूरी दुनिया को बता देगा कि यार कि हमने न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और पूरी दुनिया में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को बोल देगा कि अब करो बेटा उंगली, तुम बताएं तुम्हें, क्योंकि ईरान और यूएसए के पंगे चल ही रहे हैं, आपको पता ही है कितने समय से यार, बहुत समय हो गया है तो, राइट। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निकल गया था इस डील से, राइट। फिर उसके बाद फिर ईरान ने, ऐसा नहीं है कि ईरान एकदम से इस डील से निकल गया, ईरान ने काफी बार वार्निंग दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को कि बेटा सोच लो, मेरे ऊपर से सैंक्शन हटा दो। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, सभी कंट्री से कह दिया कि कोई भी कंट्री जो है वो ईरान से किसी प्रकार का माल परचेज नहीं करेगी, ईरान से कोई भी डील नहीं करेगी, ना उसको बेचेगी ना परचेज करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो कैसे वो डेवलप करेगी। एक फॉर्मूला चलता है E इक्वल्स टू ई, E इक्वल्स टू ई का मतलब क्या फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। एक कंट्री की अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो कंट्री आगे बढ़ेगी, डेवलप होगी, है कि नहीं भाई। अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तब हम लोग डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो वही कि E इक्वल्स टू ई, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, एक कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्पायर उसका बढ़ेगा। और एक और फॉर्मूला इसी के साथ अटैच होता है E इक्वल्स टू ई का, इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभियान जो प्रोग्राम हम लोग लेकर आए, क्यों लेकर आए, कि हमारी कंट्री से हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, गेटिंग इट और नॉट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, तो हमें अगर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें एक्सपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। सेम अगर इसी चीज में हम देखें ईरान के, तो ईरान को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने मना कर दिया, सभी कंट्री हुई, कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी प्रकार की डील नहीं करेगी, ईरान से कोई माल परचेज नहीं करेगी। तो ईरान ने बोला कि अरे इसमें तो मेरी तो इकोनॉमी की 12 बज जाएगी, और बज रही थी उसकी इकोनॉमी की 12। तो उसने मतलब भाड़ में जाओ, मुझे भी नहीं करना ये, इस पर्टिकुलर 2015 की न्यूक्लियर डील को फॉलो नहीं करना। अब देखो 2015 की न्यूक्लियर डील में एक्चुअल में हुआ क्या था ये भी समझ लो, मैंने इतनी बार समझा चुका हूं आपको, एक रिवीजन हो जाएगा, जिनको ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता समझ में आ जाएगा। 2015 में ईरान की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी, क्योंकि इस समय सभी कंट्रीज ने ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिए थे कि ईरान जो है वो किसी, क्योंकि ये यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, बहुत सारी इसकी एक्टिविटी थी, न्यूक्लियर एक्टिविटीज, तो इसके ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए काफी सारी कंट्रीज ने। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने इसको लोन देने से जो है वो मना कर दिया, राइट। वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी निंदा की जाती थी, राइट। बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी होती थी, तो ये कमा नहीं पा रहा था, राइट। इसकी मतलब ये मान के चलो कि इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, राइट। तब उस समय ये जो P5+1 कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इन्होंने ये एक साथ इकट्ठा हुई और इन्होंने बोला कि चलो बॉस, अब ये सही समय आ गया है ईरान को बिठाकर डील करने का। जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना,
तो आप एकदम से किसी पे चोट नहीं करते हो, मतलब चोट नहीं मारोगे। लाइफ, और लाइफ की भी बात करूं, आपकी पर्सनालिटी की बात करूं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि सामने वाले व्यक्ति को उस समय चोट मत दो जिस समय वो पावरफुल है। उसको पहले वीक होने दो, या वीक होने का उसका इंतजार करो। जिस दिन वो वीक हो गया उसके ऊपर जो है वो हावी हो जाओ। ये रूल है बॉस। अब आपको लगेगा कि अरे यार, वीक पे तो वार नहीं करना चाहिए, हमें तो स्ट्रांग पे वार करना चाहिए। वीक पे वार कर दिया तो फिर हम ये तो गलत बात हो जाएगी। हम तो पंगा जो लेते हैं वो हम हमसे ऊपर वाले का या बराबर वालों का लेते हैं। तो ये कॉमन मैन की अप्रोच है। ब्यूरोक्रेट्स इन सब अप्रोच पे बिलीव नहीं करता। ब्यूरोक्रेट की अप्रोच ये होती है कि जो अभी पावर में है वेट करो टिल द टाइम कि वो नीचे आए। जब तक अपनी पावर को स्ट्रांग करते रहो ना, अपनी पावर को बढ़ाते रहो। आज की डेट में आज की डेट में यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी ऑफिसर हो। आपको ऑफिसर का बस टैग लगना बाकी है, राइट। तो ये अपने आप को बिलीव करो कि जो आप बिलीव करोगे वो आपके लिए जो है वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो लुक, आज की डेट में आपको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, अबे तू बनेगा आईएएस है, तेरे को ये तो आता नहीं है। करेंगे क्रिटिसाइज, काफी सारे लोग करेंगे। अपनी पावर को अपने अंडर रखो, गुस्से को अंडर रखो। किसी को एकदम एंगर नहीं होना है। जो होता है ना, कई बार हम गुस्सा हो जाता है, भाड़ में यार बेकार आदमी तू, ये सब काम नहीं करना है आप लोग को। यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का एक स्टाइल होता है अलग, आपको अपने स्टाइल को जो है वो मेंटेन करना है, राइट। किसी ने बोल दिया, उस स्माइल कर दो उसके सामने, बोला कि अरे हाँ यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। किसी को अपनी असलियत मत बताओ पर कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर कितना डूबे हुए हो, क्योंकि असलियत बताओगे तो सामने वाला आपका मजाक उड़ाएगा। आप गुजरोगे बोलेगे देखो आ गया कलेक्टर, राइट। कोई बात नहीं, स्माइल करो और आगे बढ़ो। आपको ज्यादा ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। वेट फॉर द टाइम बीइंग, जिस समय आप उनसे ऊपर हो जाओ, मतलब जिस समय आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर तो आपके साथ आपके बॉडीगार्ड्स होंगे। वही व्यक्ति जो आपको चिढ़ा रहा है आज की डेट में, वो आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़ा रहेगा आपसे मिलने के लिए, बार बार आपको फोन करेगा, राइट। आपके सेक्रेटरी उठाएंगे कि सर अभी बिजी है, सर अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में गए हैं, ये है वो है। तो वो जलवे हैं यार, तो वो जलवे चाहिए तो अभी वेट करो। ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है, ये एकदम से किसी के ऊपर हावी नहीं होता है। ये हावी तब होते हैं जब इनको पता होता है कि पूरा गेम इनके हाथ में। देखो मजा जब आता है ना गेम खेलने का, जब आपको पता है कि जीतना आप ही को है, पहले से ही आपकी जीत डिसाइडेड होती है, तब आता है मजा गेम खेलने में, राइट। ऐसे गेम खेलने में क्या मजा। और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ही गेम खेलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जीत आपकी ही है। और इस एग्जाम के लिए मैं अपने सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस देता हूं। और हमेशा जब भी मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, मैं उनको चिल्ला देता हूँ मेरा ट्राई वराई नहीं। मैंने कहा ट्राई वराई कुछ नहीं होता है। एग्जाम या तो क्लियर होता है या तो नहीं क्लियर होता है। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको क्लियर करने के लिए कर रहे हो, ट्राई करने के लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरे पास आप नहीं आए हो ट्रायल के लिए, राइट। आप मेरे पास आए हो सिलेक्शन लेने के लिए। तो हर वो पूरी कोशिश करना, जी जान लगानी सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगली बार से आप में से कोई भी लोग ट्राई शब्द का उपयोग नहीं करेंगे कि आई एम ट्राइंग फॉर सिविल सर्विसेज। यू गाइज आर नॉट ट्राइंग, आप ट्राई नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर मेंट फॉर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो और मान लो कि आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए। ट्राई वराई नहीं है, करना है मतलब करना है, भाड़ में जाए दुनिया, राइट। और बौखलाओ मत एकदम से। तो ईरान ईरान का इंतजार किया इन लोगों ने कि ईरान की इकोनॉमी तो टूटने दो। जैसी इसकी इकोनॉमी टूटी, ये घुटने पे आके इन्होंने रख दिया सामने पेपर कि चलो बेटा तुम्हारे ऊपर सैंक्शन हम लोग हटा देंगे, तुम्हें सैंक्शन हटवाने हटा देंगे। और बोलो तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, चलो हम पैसा भी देंगे तुम्हारी इकोनॉमी को रीडेवलप करने के लिए। और चलो तुम्हें लोन्स कभी चाहिए तो हम तुम्हें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन भी दिलवाएंगे। बोलो और बोलो, तुम्हें एक्सपोर्ट करना है कर लो, हम पूरे रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे। बट इस एग्रीमेंट को साइन करो, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप 3.67% से ज्यादा यूरेनियम को का एनरिचमेंट नहीं करोगे। मतलब आसान और सिंपल सिंपल शब्दों में सिर्फ बेटा इतना ही करो जितने में न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की सोच ही ना, दूर दराज तक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बन पाए। तो ये कैलकुलेटेड तरीके से इन्होंने ये पेपर सामने रख दिया। मरता क्या नहीं करता ईरान, साइन कर दिया ईरान ने। बट यहां पर प्रॉब्लम हुई 2018 में। यूनाइटेड स्टेट्स का ईगो बड़ा हो गया। लाइफ में कभी भी ईगो को लेकर चलोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। ईगो को लेकर मत चलो। एंगर, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ईगो के बीच में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में, एंगर के बीच में। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। और आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईगो सामने वाले का कब आता है मैं आपको बताता हूं। ईगो जब आता है जब उसको पता है कि ऐसी की तैसी मुझसे तो निकलेगा ही है एग्जाम। ये ईगो आता है। और अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि एग्जाम निकालने की ही बात करनी है। सिर्फ बात नहीं करनी, पढ़ना भी है।
मैंने बोला कि अपना 100% देना है, जी जान लगा देनी है। जी जान लगा देने का मतलब ये नहीं कि जी जान लगा के चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहे हो, बात कर रहे हो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मेरा होके ही रहेगा, है ना, वो नहीं है। होके रहेगा मतलब कि यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू प्रिपेयर लाइक एनीथिंग, राइट, कि अपनी जो है वो जी जान लगाओ, मतलब कि 120% दो। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव विथ यू गाइस, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये चीज रखना है आपको। तो वही चीज हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। ईरान के केस में भी सेम चीज हुई कि इसको जो है वो बैठा दिया, और यूएसए का ईगो फिर सामने आ गया। ईगो नहीं आना चाहिए लाइफ में इंसान की कभी भी, क्योंकि ईगो फिर लेके डूबता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ ईगो में रहेंगे कि हम तो कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसी की तैसी ईगो में रहेंगे कि अपने दोस्त यारों से भी जो है वो एटीट्यूड एटीट्यूड बहुत सिंपल और सोबर। आप खुद सोचो ना, आप किसी ऑफिसर के पास मिलने जाओगे, आप क्या चाहते हो? कोई ऑफिसर आपसे बिल्कुल एकदम तन तन होकर बात करेगा, बिल्कुल एकदम गुस्से में और एकदम इस टाइप में। कई लोगों को बोलो कि यार मैं खुद अपने कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ब्यूरोक्रेट की तरह जो है वो आपको रहना है, तो वो मतलब वो हो जाते हैं, गलत चीज सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेट की तरह रहना है, बिल्कुल हम ऑफिसर बन गए, बिल्कुल ठाट बाट से एकदम बैठे रहेंगे, किसी को भी ऑर्डर देंगे कि चल निकल, चल जाए यहाँ से। नहीं, ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट का, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट का एक स्टाइल होता है उनका। वो बात भी करेंगे तो इस प्रकार पोलाइटनेस से करेंगे, इतने प्यार से बात करेंगे कि सामने वाला खुश हो जाएगा। तो अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो कि सामने वाला आपसे मिलके सामने वाले खुश हो जाए, कि लगे कि वाह यार क्या पर्सनालिटी। आपके ऑफिस में कल कोई आएगा, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, राइट, अपनी मदद करवाने आएगा, तो आप उसको बिठा के उसको बोलोगे कि शांत हो, आराम से रहो, अब मुझे पूरी चीज बताओ। तो उसको सुनोगे, आप उसकी प्रॉब्लम समझोगे, उससे उसकी प्रॉब्लम्स को इमोशनली अटैच करने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो गाइस, अल्टीमेटली कॉमन मैन इज इमोशनल, यू गाइस आर नॉट, एंड यू गाइस आर नॉट मेंट टू बी इमोशनल। आप लोग के लिए इमोशन कुछ नहीं है, इमोशन कुछ होता ही नहीं है आप लोगों के लिए, राइट। यू गाइस आर मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप इस हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हो, राइट। और साथ ही साथ ऑब्वियस ही बात है कि अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाने की तैयारी कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी है पूरी। अगर ये तैयारी कोई किसी ने कर ली, समझ ली प्रॉपर तरीके से, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है यार। लाइफ चेंजिंग प्रिपरेशन है ये सिविल सर्विसेज की। तो मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखो कि सामने वाला खुश हो यार, आप अट्रैक्ट हो आपकी पर्सनालिटी से, अरे वाह यार किससे मिलके आया हूं मैं। आपके ऑफिस में कल को कोई आएगा और फिर जब निकलते समय उसके दिल में एक तो सुकून मिले उसको कि अरे वाह यार, ये इतने बड़े अधिकारी ने, मैडम ने, सर ने हमारी कितनी अच्छे से जो है प्रॉब्लम समझी, है ना। और उस पर उन्होंने तुरंत, जैसे आपने प्रॉब्लम सुनी उनकी, ठीक है, समझी, ओके, तुरंत आपने जो है वायरलेस किया कि मतलब जैसे जो भी जिस भी थाने से वो, मतलब जो नियरेस्ट थाने के वो होंगे, आपके पास एप्लीकेशन आई होगी, आपने उसके थानेदार को कॉल किया, जो भी अथॉरिटी को कॉल किया, बोला कि मुझे आधे घंटे में आकर मिलिए। और फिर आप वो तो झक मार के आएगा, आपकी जो पोजीशन रहेगी, राइट, उसमें, क्योंकि आप टॉप मोस्ट पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, झक मार के सामने वाले को आना पड़ेगा। तो आप जो है वो बोलोगे इनको कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आप इन अधिकारी को बुला रहा हूँ। और फिर जब वो आधे घंटे बाद आएंगे तो आप उस अधिकारी को बोलेंगे कि मुझे आप रिपोर्ट करें इनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। फिर उनको बोलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, कोई भी तकलीफ आए तो मेरे पास तुरंत आपको आना है, ये मेरा नंबर लिखिए, राइट, या मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिखिए, तुरंत अपडेट करिए कि जो भी प्रॉब्लम होती है। इतने में ही यार सामने वाले को सुकून मिल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो आपके बारे में पॉजिटिव चीज लेकर भी जाएगा, आपको दुआ देकर भी जाएगा। और तीसरी बात, 4 लोगों को बताएगा कि मेरा जहां पर काम नहीं हुआ, इतनी जगह जाने के बाद इन अधिकारी, इन मैडम के पास जाके, इन सर के पास जाके मेरा काम हो गया। तो मेक योर पर्सनालिटी लाइक दिस, नॉट, मैं आपको ये बोलता हूँ ब्यूरोक्रेट बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दादागिरी करें अपने घर के अंदर, राइट, आप ऑर्डर्स बाजी करना शुरू कर दें, नो, ऐसा नहीं करना। बहुत पोलाइट रहो, बहुत प्यार से रहो, स्माइलिंग नेचर के बनो, खुश रहो। क्योंकि गाइस देखो, प्रिपरेशन को खुश रहकर करोगे ना, तब मजा आएगा। मुझे पता है आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हो आप लोग, बट व्हेन यू गाइस विल बी हैप्पी, तो यार कुछ भी कर जाओगे आप। चलो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। तो यूएसए का ईगो जाग गया 2018 में। यूएसए ने बोला कि ईरान को तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला, ईरान की तो मैं बैंड बजा डालूंगा, ये वो। तो इसके ऑब्वियस ही बात है, हिस्टोरिकल भी इसके इश्यूज थे ही ऑलरेडी ईरान के साथ पहले, ये बढ़ गए काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर में। उसने बोला कि इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला, यूएसए इस डील से जब हट गया, फिर ईरान ने बहुत समय तक कोशिश करी, पता है, लिटरली ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग कि इसने कोशिश नहीं करी, इसकी कोशिश थी। कैसी कोशिश? वार्निंग दे देंगे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे वो बाबू भैया वाली पिक्चर देखी होगी आपने, अक्षय कुमार बोलता है कि जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, तो बाबू राव बोलता है कि जा रहे, तो वो बोलता है मैं तभी जाऊंगा जब 2 साल का किराया दे दूंगा। राइट, तो वही वाली चीज कि वो वार्निंग दे रहा, उसको जाना नहीं था। लिटरली पता है, ईरान को ये चीज आपको क्लियरली देखने को मिलेगी अगर आप टाइमलाइंस को फॉलो करते होंगे।
इसमें मतलब कि न्यूज वगैरह को प्रॉपर तरीके से अभी तक आपने फॉलो किया होगा 3-4 साल पुरानी न्यूज को, राइट, तब आपको ये चीज पता होगी ईरान ने कई बार वार्निंग दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स के इस कदम के बाद कई बार ईरान ने जो है बोला था कि आई एम गिविंग द वार्निंग कि मैं इस डील को छोड़ दूंगा, मैं इस डील को छोड़ दूंगा, यूरानियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दूंगा, सोच लो समझ लो। क्योंकि ईरान इसलिए कर रहा था क्योंकि यार यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस से ईरान को उसी शिकंजे में कस दिया था जो वो 2015 में था। क्योंकि 2015 में मैंने आपको क्या बताया ना, ईरान किसी से ट्रेड कर पा रहा, ना पैसे कमा पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने सेम हरकत कर दी, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। सेम चीज हुई कि वो किसी भी कंट्री के साथ डील नहीं कर पाए, तो वो वाली चीज कर दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर। तो ईरान ने बोला कि यार भाड़ा में जाओ, मैं पहले भी ऐसे ही था, आज भी मैं ऐसे ही हूं, तो क्या मतलब फिर मैं इस एग्रीमेंट को फॉलो करूं। बहुत बार वार्निंग देने के बाद, बहुत बार यूनाइटेड स्टेट्स को इनडायरेक्टली समझाने के बाद इसने छोड़ दिया। अब वो भी क्या करता है यार, वो भी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अगर कमा नहीं पा रहा है तो वो भी सोच रहा है कि अब दूसरी तरीके से इनको परेशान करो। तो उसने जो है वो फिर इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया है। और एक और हिट हुई थी, एक और हिट मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर आपको नहीं पता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं आपको उसकी लिंक भी जो है दे दूंगा। इस पर भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और एक सेपरेट टॉपिक भी इस पर बना हुआ है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मैं आपको मस्त चीज बताता हूँ कि हुआ ये था, यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा था ये ईरान, है ना, लगातार यूरानियम का एनरिचमेंट करता जा रहा था। मतलब कि कुल मिलाकर क्लियर सिग्नल था पूरे दुनिया भर को कि अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है ये ईरान। तब उस समय क्या हुआ कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सामने आई और इसने बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। तो इसने बहुत बार मना किया, बहुत बार मना किया, बहुत बार मना किया, फिर इसने अलाउ किया। और मैंने आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे या देखोगे कभी तो आप देखना, मैंने उस समय क्लियरली कहा था कि ईरान ने बोला कि चलो आओ 3 महीने की विजिट कर लो, 3 महीने के लिए मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, उसको 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करना। 3 महीने की जगह अगर IAEA अगर बोल देती कि 3 मंथ नहीं, हम पीरियोडिकली हर 3 महीने में एक बार आएंगे या फिर हर 4 महीने में एक बार आएंगे, तो भी बेटर था। ये एग्रीमेंट या ये डील हो जाती है तो बेस्ट रहती। अब इन्होंने अपने इस डील को ईरान के फेंके गए, आप ये कह सकते हैं कि एक उसका पासा उसने फेंका, और आप कह सकते हैं बाउंसर, तो ये खेल नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए कि ईरान क्या डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इनके सामने एक लॉलीपॉप पकड़ा के ईरान हट गया। कैसे हटा मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए ईरान ने बोला कि 3 महीने तक आओ, आकर देखो कि मैं कोई भी यूरानियम एनरिचमेंट नहीं कर रहा हूं वेपन बनाने के लिए, मैं तो सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए, यानी कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी को जनरेट करने के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए यूरानियम एनरिचमेंट कर रहा हूं कि न्यूक्लियर के माध्यम से मैं पावर जो है वो जनरेट कर सकूं, पावर प्लांट्स के लिए कर रहा हूं मैं। ये चीज इसने बोल दी और ये बोला कि मैं 3 महीने के लिए अलाउ कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है? ठीक है, IAEA आई, इसने इन्वेस्टिगेशन भी करी, सब कुछ किया, सब क्लियर मिला, बट 3 महीने का जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, ईरान का एक स्टेटमेंट आया था कि नाउ 3 मंथ्स टेन्योर इज ओवर, राइट, कि हमने जो कहा था बिल्कुल हम सही कहते हैं, हम गलत नहीं कहते। तो मतलब डिप्लोमेटिकली उसने एक चाल ये चल दी। और अब जब फिर से इंटरनेशनली कंट्रीज उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि IAEA को आने दो, चेक करने दो कि आप क्या कर रहे हो, वो ये बोलेगा कि अरे यार अभी 3 महीने पहले तो आए थे यार चेक करने, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, अभी तो आए थे चेक करना है, क्या दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है। मतलब कि अब इंटरनेशनली कंट्रीज भी जो है वो अब कुछ बोल ना पाए उससे, वो तो यही बोलेगा कि अभी तो आए थे चेक करने यार, ये क्या तमाशा बना के रखा है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करना शुरू करेगा कि देखो मुझे परेशान करके रखा है इन लोगों ने। और अंदर ही अंदर जो है वो यूरानियम एनरिचमेंट करके अच्छा खासा अपना स्टॉक मेंटेन करके घोषणा कर देगा कि मैंने वेपन बना लिया है, और उसकी घोषणा हो जाएगी। और घोषणा होने के बाद, और ऐसे एक दो नहीं मतलब बहुत सारे, क्योंकि स्टॉक जो ये बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और लगातार क्रिएट करता जा रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर संकेत है कि ये अच्छे खासे मात्रा में, क्वांटिटी में जो है वो वेपन्स क्रिएट करेगा। आप देख लेना 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल 3 साल मैक्सिमम के अंदर आपको न्यूज मिलेगी मिलेगी वाली। जब तक तो आप एग्जाम क्लियर कर चुके होगे, बट जब देखोगे तब मुझे याद करोगे, राइट, क्योंकि मैंने पहले भी ये वाली चीज बोली थी और यही वाली हुई। और कितने सारे केसेस में यार, क्योंकि क्या होता है ब्यूरोक्रेसी की जब तैयारी आप करते हो, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हो, तो ये तैयारी सिर्फ आज की चीजों को देखकर या पास की चीजों को देखने की तैयारी नहीं है, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की भी तैयारी है कि आप इस प्रकार से चीजों को पढ़े, एनालाइज करें कि यू शुड नो कि अब नेक्स्ट मूव जो है वो किसका क्या होने वाला है। तब मजा आता है प्रिपरेशन करने में, तब समझ में आती है इंटरनेशनल रिलेशन किस टाइप की हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा बात नहीं करते, निपटाते हैं इस टॉपिक को। एंड
ये वाली चीज 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स का ईगो सामने आया, यूनाइटेड स्टेट्स हट गया, राइट। बट बाकी कंट्रीज ने मेंटेन रखा कि यार जैसे जैसे करके कि ये बरकरार रहे, ये एग्रीमेंट बरकरार रहे। और आपको बता दें एनरिच यूरानियम अबव 90%, 90% से ऊपर एनरिच यूरानियम जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर वेपन में। और आपको बता दें ये देखो सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि ईरान के पास जो स्टॉक है, राइट, यूरानियम एनरिचमेंट का, ये 20% फिसाइल प्यूरिटी का हमें देखने को मिलता है, जो कि 84.3 किलोग्राम का है। और ये बताया जा रहा है कि 62.8 किलोग्राम से 84.3 किलोग्राम हो गया, यानी कि इसने और अपने यूरानियम को बढ़ाया है 3 महीने पहले। तो ये 3 महीने पहले का रिकॉर्ड था और अब और ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लगातार बढ़ाता हुआ ही चल रहा है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम लोग 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, तो इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया है पूरा का पूरा, राइट। जो इंपॉर्टेंट बातें थी पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दी, थ्योरी में देख लो आप। तो ये 2015 की डील है, ये प्रॉमिस करती है ईरान को कि ईरान के ऊपर जो है वो जितने भी सैंक्शंस वगैरह थे वो हटा दिए जाएंगे, बट वो तभी हटाए जाएंगे जब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लिमिट लगाएगा। कोई चीज तो मैंने आपको समझाई। तो मेन मकसद ये था 2015 की न्यूक्लियर डील का कि ईरान को जो है वो प्रिवेंट करे कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ना डेवलप कर पाए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो 2018 में हट गया, यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हट गया इस डील से। बट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया, इन्होंने ट्राई किया कि ये एग्रीमेंट जो है वो कंटिन्यू रहे, राइट। और इस डील के तहत हम लोग को देखने को मिला कि पूरी दुनिया की पावर जो है और दूसरी सिग्नेटरी कंट्रीज, यानी कि जिन्होंने ये साइन किया था इस 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को, तो इन्होंने कहा कि ईरान जो है उसके पास 20% एनरिच यूरानियम है, राइट। और ये यूरानियम वो रिसर्च रिएक्टर के तौर पर जो है वो कर सकता है, राइट। मतलब कि क्लीन एनर्जी को, या आप कह सकते हैं कि जैसे कि इको फ्रेंडली जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए ये कार्य कर रहा है, राइट। यूरानियम का एनरिचमेंट कर रहा है। एंड अंडर द टर्म्स of the nuclear deal, Iran was prohibited from enriching uranium above 3.67% with the exception of its research reactor activities. तो ये सिर्फ 3.67% तक ही यूरानियम एनरिचमेंट कर सकता है। अभी देखिए कितने परसेंट कर रहा है ये, राइट। हमें देखने को मिल रहा है 20% एनरिच्ड यूरानियम, और 210 किलोग्राम के ऊपर तक जो है ये जा चुका है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूरानियम एनरिचमेंट जो है वो इसका शुरू हो चुका है, राइट। और इसके अलावा देखिए गोल हम लोग को क्या यूरानियम एनरिचमेंट का देखने को मिल रहा है, तो यूरानियम के अंदर हमें एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलता है, जिसका नाम है, या फिर जिसे टर्म दिया गया है U-235। और इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर करने के लिए, यानी कि उसको स्टार्ट करने के लिए, राइट, लो एनरिचमेंट लेवल पर। और साथ ही साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के फ्यूल के लिए भी किया जाता है, बट वो हायर लेवल्स पर किया जाता है, राइट। एंड गोल यूरानियम एनरिचमेंट का ये रहता है कि परसेंटेज लेवल जो है U-235 का उसको इंक्रीज करना, मतलब कि उसको इतना बनाना कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की कैपेसिटी लायक जो है वो बन सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और ये सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस के थ्रू जो है वो होता है। तो इतना टेक्निकल आपको जाने की जरूरत नहीं। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बेसिक सी चीज जो मैंने आपको समझाई, पूरी स्टोरी बस वो दिमाग में रखो, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि लोगों को डर लग रहा है। देखो व्हाट मेक्स द एनरिचमेंट पर्टिकुलरली थ्रेटनिंग, जो इसका एनरिचमेंट जो है वो क्यों इतना खतरनाक जो है वो बनता जा रहा है, राइट। क्योंकि एक तो ये ट्रिकी प्रोसेस हम लोग को एनरिचमेंट की देखने को मिलती है, और एक तो ये इजी भी होती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आज की डेट में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, और बहुत ही कम सेंट्रीफ्यूज की आवश्यकता पड़ती है, राइट। और फिर वो हाई प्यूरिटी के लेवल पर चले जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में बोले तो 90% प्यूरिटी को हासिल करना बहुत ईजी होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 20%, एंड ईजियर स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम 60%। तो 20% तक अगर इसने यूरानियम एनरिचमेंट कर दिया तो 20 से लेकर 90% में जाने में समय नहीं लगेगा। 60 तक कर लिया तो 60 से 90 तक जाने में समय नहीं लगेगा, यानी कि बॉम्ब बनाने में या बॉम्ब बनाने की क्षमता तक यूरानियम को लाने में समय जो है वो नहीं लगता। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा, पर फिर बाद में नहीं लगता। और ये अब उस पर्टिकुलर क्षमता पे आ चुका है कि ये जल्दी से जल्दी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर डिक्लेयर करने की क्षमता तक ये पहुंचने वाला है बहुत ही जल्दी। तो ये इसी चीज को लेकर डर है, इसी चीज को लेकर चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था इस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। हालांकि कई बार इस टॉपिक को मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करके आपको मजा आ जाना है। टैक्स को लेकर आपकी एक बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मैं क्रिएट करूंगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक इतने आसानी से सिंपल तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि A to Z चीजें आपको याद हो जाएंगी लिटरली। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं
इसका आंसर यस और नो में लिखकर बताएं कि क्या आप टैक्स पे करते हैं या नहीं, क्या आप टैक्स पेयर हैं या नहीं, लिखकर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर। क्वेश्चन नंबर 2 कि आप जब मार्केट से सामान परचेज करते हैं, राइट, आप जब मार्केट से, जैसे मैंने मान लिया कि आप बिस्किट का पैकेट एक मार्केट से परचेज करने गए हैं, तो शॉपकीपर जीएसटी फाइल करेगा या आप जीएसटी फाइल करेंगे, राइट? शॉपकीपर जीएसटी फाइल करेगा या कंज्यूमर जीएसटी फाइल करेगा, ठीक है? और दूसरा स्टेटमेंट, टैक्स आप पे करोगे, कंज्यूमर पे करेगा या शॉपकीपर पे करेगा? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एनालाइज करो थोड़ी देर, अगर सोचो और फिर आंसर करने की कोशिश करो। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्या आप टैक्स पे करते हैं, तो जिन्होंने नो आंसर लिखा है तो उनको भी मैं बता दूं कि यस, आप लोग भी, सभी लोग टैक्स पे करते हैं। ये बात अलग है कि आपको इस बारे में पता नहीं है। अभी जब मैं समझाऊंगा तो अगली बार से कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या आप टैक्स पे करते हो, तो आपका सबका जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। कैसे? आप मुझे एक चीज बताओ कि मार्केट से आप कोई भी सामान परचेज करते हो, कोई भी ले लो, चलो आप जाओ एक दुकानदार के पास आप गए और आपने वहां से एक बिस्किट का पैकेट खरीद दिया है, चिप्स का पैकेट खरीद दिया है, फोन खरीद दिया, या फिर आप अभी ये वीडियो देख रहे होगे तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे होगे, तो इंटरनेट वालों को आपने पेमेंट करी होगी, ब्रॉडबैंड के लिए पेमेंट करी होगी, या फिर आपने पेमेंट किसके लिए करी होगी, रिचार्ज वाउचर के लिए। तो गाइज उसमें भी आपने टैक्स पे किया है, यू हैव पेड टैक्सेस। अब आप बोलोगे सर सबूत दो, तो सबूत मैं आपको देता हूं। बिस्किट का पैकेट उठाओ, अपने घर पे आसपास कहीं रखा होगा, चिप्स का पैकेट उठाओ, देखो उसमें जहां पर एमआरपी लिखी रहती है, क्या लिखा रहता है वहां पे ब्रैकेट में? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, उसमें मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर 1 रुपए का टैक्स हुआ होगा। वो टैक्स किसने पे किया है? आपने पे किया। यू हैव पेड दैट टैक्स, क्योंकि 10 रुपए तो आपने ही दिए ना। तो फाइनली टैक्स किसने पे किया? आपने पे किया है। बट जीएसटी रिटर्न कौन फाइल कर रहा है? दुकानदार फाइल कर रहा है आपके बिहाफ में, आपसे कलेक्ट करके। नहीं तो फिर सरकार इतने सारे लोगों से अगर टैक्सेस कलेक्ट करने लगी इंडिविजुअली, देखो इनकम टैक्स की बात अलग होती है, आईटी की अलग होती है, राइट? और यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं ये कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो कंज्यूमर पे करता है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विसेज हो, टैक्स का भार उस पर पड़ता है जो फाइनली उसको कंज्यूम करता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है। जैसे आप हैं, आप ये इंटरनेट चला रहे हैं, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि फाइनल टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है? तो अगली बार से अगर कोई भी पूछे आप टैक्स पे करते हो, बेधड़क बोलो कि हाँ हम पे करते हैं। मुझे कई बार अजीब भी लगता है कि काफी सारे लोग से पूछा जाता है कि आप टैक्स पे करते हो, मतलब वो उनका दिमाग सिर्फ एक ही टैक्स पे आता है, इनकम टैक्स। भैया तरह तरह के टैक्सेस होते हैं। यू आर पेइंग टैक्सेस ऑन ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो टैक्स एग्जेम्पशन वाली हम लोग को देखने को मिलती हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, न्यूज़पेपर हो गया, राइट, इस टाइप के, तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, राइट। बट बाकी जो दूसरी चीज वगैरह हमें देखने को मिलती है उस पर आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो कभी भी कोई पूछे कि क्या आप टैक्स पे करते हो, तो आप बोलिए कि हाँ हम टैक्स पे करते हैं इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। फिर वो बोले कि क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो फिर वो वाला क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा कि करते हैं या नहीं करते हैं, राइट। बट आप सभी लोग टैक्स पे करते हो। क्लियर बात? अच्छा लगा समझ की वाली चीज, एक नई नॉलेज मिली। तो ये बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करो, नैरो करके मत रखो। अगर टैक्स की बात हो रही है तो टैक्स में मतलब सिर्फ एक ही टैक्स की बात नहीं होती है, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस, आप सभी लोग टैक्स पे करते हो। चलो, अब जीएसटी रिटर्न कौन फाइल कर रहा है? शॉपकीपर रिटर्न फाइल कर रहा है। अब ये टैक्स किसका है? ये आपका टैक्स है। आपने इससे खरीद कर जो है, मतलब आपने पैसे दिए दुकानदार को, दुकानदार आपको पैसे कलेक्ट करके वो पैसे सरकार तक पहुंचा रहा है। चीज लिंक समझ में आया? अब और डिटेल में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझेंगे। देखिए, मैं सिर्फ 3 ही चेन बनाऊंगा, ये फैक्ट्री बनाता हूं, ये दुकान को बनाता हूं, शॉप को बनाता हूं, और ये आप हो, ठीक है, ये आप बैठे हो। तो फैक्ट्री से दुकान को अपन यहां से हटा लेते हैं, फैक्ट्री को हम जो है वो यहां पर बनाएंगे, दुकान को हम लोग यहां पर बनाएंगे, शॉप को, और आप यहां पर हो, ठीक है। फैक्ट्री से बिस्किट बनी, बिस्किट बनकर कहां पर आई? शॉप पर आई। अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि ये बिस्किट जो होगी इसमें लेट्स से कि 8 रुपए की ये बिस्किट पड़ रही होगी फैक्ट्री से निकलकर दुकानदार को, इसमें 1 रुपए का टैक्स होगा और 1 रुपए दुकानदार का कमीशन होगा, क्योंकि एमआरपी में सब कुछ इंक्लूड होता है गाइस। एमआरपी में कमीशन भी, दुकानदार का कमीशन भी, रिटेलर का कमीशन भी इंक्लूडेड होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए 8 रुपए की हम बिस्किट की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, जो फैक्ट्री जो है वो निकाल कर दे रही है। इसमें कॉस्ट प्राइस मतलब ये मान के चलो कि इसमें भी यानी कि फैक्ट्री की जो इनकम है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है।
चलो, 1 रुपए हम मान लेते हैं कि टैक्स हो गया और 1 रुपए दुकानदार का क्या हो गया, कमीशन हो गया। तो ऐसे करके ये बिस्किट कितने का पड़ा, 10 रुपए का बिस्किट पड़ा। अब देखिए यहां पर ये बिस्किट दुकानदार को कितने का मिलेगा, या तो ये 8 रुपए का मिलेगा या तो ये 9 रुपए का मिलेगा। अब मैंने या तो 8 और या तो 9 शब्द का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया, वो इसलिए किया, देखिए बात को समझिएगा। अगर ये बिस्किट दुकानदार 9 रुपए का लेगा तो इसका मतलब यह है कि दुकानदार ने ऑलरेडी इस बिस्किट पर 1 रुपए का टैक्स पे कर दिया है। ऑलरेडी दुकानदार ने टैक्स पे कर दिया है, राइट। और आपके पास जब ये आएगा, मतलब ये पेमेंट जो, यानी कि जब आप ये पेमेंट दोगे कितने की, 10 रुपए की, तो इसमें दुकानदार अपने पास 1 रुपए का कमीशन नहीं, अपने पास 2 रुपए अपनी तिजोरी में रख लेगा। वो पूरा का पूरा 2 रुपए इसी का होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी 1 रुपए पे कर चुका है। देखो बात को ध्यान समझो, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप दिमाग में गवर्नमेंट को भी रखो कि ये 8 रुपए का बिस्किट है, फैक्ट्री से निकल के आ रहा है, 1 रुपए किसके, सरकार के हैं, और 1 रुपए किसके, दुकानदार के हैं, ठीक है, शॉपकीपर के हैं। और आपको तो टोटल 8 रुपए 10 रुपए ही जो है वो देना है इस बिस्किट का टोटल ओवरऑल, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर फैक्ट्री से निकलकर दुकानदार ने डायरेक्ट फैक्ट्री वाले को 9 रुपए दे दिए, डायरेक्ट फैक्ट्री वाले को 9 रुपए दे दिए, तो ये 9 रुपए फैक्ट्री वाला जो है उसमें से 1 रुपए कहां पर देगा, सरकार को देगा। बट दुकानदार ने बोला कि नहीं यार मैं तो 9 रुपए नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो, या आप 8 रुपए पकड़ो और जीएसटी का बर्डन जो है वो मेरे ऊपर डालो, राइट, मैं जो है वो जीएसटी पे करूंगा, जीएसटी फाइल करूंगा। तो ठीक है, फैक्ट्री वाला बोलता है ले लो 8 रुपए में, ये लो इसका बिल, आप जो है आपने जो है वो अभी टैक्स पे नहीं किया है, तो उसमें वो बिलिंग उस प्रकार से ट्रांजेक्शन करके दे देगा दुकानदार को। फिर अब आप जाकर दुकानदार से जब बिस्किट खरीदोगे 10 रुपए की, तो 1 रुपए का कमीशन दुकानदार अपने पास रख लेगा और 1 रुपए अपने पास रखेगा, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ये 1 रुपए सरकार को एज अ जीएसटी रिटर्न फाइल करके दे देगा। अल्टीमेटली सरकार को 1 रुपए से मतलब है, यानी कि सरकार को अपने टैक्स से मतलब है, वो कहीं से भी आए, चाहे वो डायरेक्ट एट दी एंड, क्योंकि कंज्यूमर से तो एट दी एंड आएंगे ही आएंगे। वसूली किससे हो रही है, अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही वसूली हो रही है ना। देखो यहां पर फैक्ट्री वाला सिर्फ पे कर रहे हैं, दे आर ओनली पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, या फिर दे आर पेइंग योर मनी, वो आपसे कमाकर पे कर रहे हैं, आपसे पैसे चार्ज करके वो पे कर रहे हैं। ये बात आप समझिएगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में होता क्या है, अब जैसे कि ये बिस्किट 8 रुपए की थी, 1 रुपए का टैक्स था। अब ये फैक्ट्री से निकलकर बिस्किट दुकानदार के पास गई, तो दुकानदार ने बोला कि यार एक काम करो, वही झमेले बात के झमेले में नहीं पड़ना, एक काम करो 9 रुपए का बिल बनाओ, 8 रुपए की बिस्किट और 1 रुपए के टैक्स का। तो फैक्ट्री ने इसको 9 रुपए का बिल बना के दे दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 रुपए का टैक्स इस दुकानदार ने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो दुकानदार ने टैक्स पे कर दिए हैं। फिर इस व्यक्ति से जो भी दुकानदार जो है वो वसूलेगा, तो वो अपने पास रखेगा, क्योंकि उसने तो सरकार को दे दिया ना, सरकार का जो कट था वो सरकार के पास चला गया। फिर जब इसके ऊपर आएगी लायबिलिटी कि भैया आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, तो उस समय ये फैक्ट्री का बिल दिखाएगा, बोलेगा कि भैया अच्छा मेरा इतना जीएसटी आ रहा है, ये देखो मैंने इतना फलाना बिल जो है वो जीएसटी के तौर पर ऑलरेडी पे कर दिया, ये देखो मेरा जीएसटी मैं रिटर्न फाइल कर चुका हूं। तो एक काम करो, आप जो है ये मेरा जो जीएसटी जितना आ रहा है उसमें से ये बिल का अमाउंट जो है वो घटाकर ले लो। तो अल्टीमेटली दुकानदार क्या करते हैं, बाद में टैक्स पे करने की जगह पहले ही टैक्स पे कर देते हैं, राइट। अब इसमें होते हैं बहुत सारे घोटाले, राइट, जैसे फेक बिल्स, सबसे बड़े घोटाले फेक बिल्स के होते हैं कि फेक बिल जो है वो दुकानदार यहां पर जो है वो लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं। ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि फेक टाइप के करवा के बिल अटैच कर दिए जाते हैं, मतलब फर्जी बिल अटैच कर दिए जाते हैं। फिर अथॉरिटीज जो है वो, हमारा सिस्टम भी इतना बेहतरीन नहीं है आज की डेट में, वो आने वाले समय में इस पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी इस प्रकार का पूरा प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा कि बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा आने वाले समय में, राइट। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें ईजी होंगी। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, उस आईटी के सेक्टर में हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि ये सब चीजें भी, फेक बिल वाली चीजें भी जो है वो खत्म हो सके। बट फिर भी इस प्रकार के घोटाले बहुत होते हैं कि दुकानदार क्या करते हैं, वो सरकार को बताते हैं कि भैया हमने तो ऑलरेडी पे कर दिया है, राइट, हमसे क्यों ले रहे हो, पे कर दिया हमने। अच्छा एक और चीज आप मुझे बताएं, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। अभी तक तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि फाइनली जो भी मतलब टैक्स पे करना है वो फाइनल कंज्यूमर को टैक्स पे करना है। अच्छा, एक दुकानदार है, उसने 100 बिस्किट जो है वो परचेज किए फैक्ट्री से, बंदा 10 बिस्किट खा गया। अब इस 10 बिस्किट ये जो ये खाया है उसका टैक्स कौन पे करेगा, ये वही पे करेगा जिसने खाया है। मैंने अभी आपको समझाया
कि फाइनल कंज्यूमर जो होगा, जो उस प्रोडक्ट को फाइनली यूज करेगा, वो बिल पे करेगा। अब यहां पर ये दुकानदार, ये शॉपकीपर नहीं है, ट्रेडर नहीं है, ये अब ट्रेड नहीं कर रहा है, ये कंज्यूमर बन गया, क्योंकि 10 बिस्किट को इसने कंज्यूम कर लिया है, तो ये कंज्यूमर बन चुका है अभी इस केस में, ठीक है। बट हालांकि इसको फायदा हो गया क्योंकि रिटेलर है भाई, सस्ते में मिल गया, 1 रुपए का कमीशन इसका लगा नहीं। अब फायदा तो कहेंगे नहीं, एक प्रकार से लॉस ही उसका हुआ है। अगर मार्केट में बेचता तो 1 रुपए उसको मिलते, बट ठीक है जो भी है। अब जैसा भी आप चीजों को समझे, मेरा काम था आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझाने का। मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कि फाइनली जो एट द एंड जो कंज्यूमर होगा, तो उसके ऊपर टैक्स का भार आएगा हमेशा, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्या होता है, फैक्ट्री से जो माल निकल रहा होता है उस माल पर जो दुकानदार होता है वो ऑलरेडी पूरा टैक्स पे कर देता है। फिर जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने की बारी आती है, तब उस समय जीएसटी फाइल करते समय ये बता देता है, ये बिल दिखा देता है कि भैया मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो इसलिए मेरे ऊपर ये लायबिलिटी ना रखी जाए, इससे आप रिड्यूस कर लें। बस ये चीज होती है। बट अल्टीमेटली जीएसटी जो होता है ना, जो जीएसटी दुकानदार जो पे करते हैं, ये जीएसटी आपका होता है। आप खुद देखिए, आप कोई भी बिल उठाकर देखिए अपने घर में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा जीएसटी 5%, 5%, दो इस प्रकार के आपको जो है वो मिल जाएंगे, राइट। देखिए, आप जरूर देखिए, गौर तो करिए, देखिए तो आपको पता लगेगा कि आप कितना जीएसटी जो है वो पे कर रहा है, राइट। तो वो कौन जीएसटी पे कर रहा है, आप पे कर रहे हो, पैसा तो आपका जा रहा है ना आपकी जेब से, क्योंकि जो अमाउंट है उसमें देखिए ऐड जीएसटी ऐसे करके लिखा रहता है। तो कौन ये पे कर रहा है भैया, आपकी जेब से निकल के जा रहा है ना। बट हाँ, रिटर्न दुकानदार फाइल करते हैं, रिटर्न बिजनेस फाइल करता है, बट वो पैसा आपका है भैया। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके। चलो अब आगे की बात करते हैं। अभी थ्योरी भी इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैं आपको बता दूंगा। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, ये कुछ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन लेकर आई है कि ये जो टैक्स क्रेडिट जो है, जीएसटी फील्ड ऑफिसर के द्वारा जो टैक्स क्रेडिट की ब्लॉकिंग जो होती है उससे रिलेटेड रूल्स लाए गए हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जो ये जीएसटी फील्ड ऑफिसर जो होते हैं वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया लाओ जीएसटी पे करो, आपने जीएसटी पे नहीं किया, तो दुकानदार बोलता है लो भैया हमारे पास बिल है। अब जीएसटी ऑफिसर है, उसको लगा कि अरे यार ये तो घोटाला कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ी है। तो जीएसटी ऑफिसर को दिमाग में आता है कि अरे यार ये गड़बड़ी है, राइट। संदेह, उसको संदेह होता है, सस्पिशियन होता है, सस्पिशियस लगता है सामने वाले व्यक्ति की, अरे यार ये घोटाला कर रहा है कुछ। तो उस आधार पर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके अकाउंट को, जीएसटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं, आपको अभी होल्ड पे जो है वो रख दिया गया है, आपको हम जो है वो पूरी तरह से चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, उसके बाद अगर हुआ तो आपका जीएसटी रिटर्न कर दिया जाएगा, वरना फिर नहीं किया जाएगा, राइट। तो वो चीज चलती है। अब इसमें कई बार जो है बिजनेस अगर जेन्युइन है तो वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। अब बताया गया कि नए जो कानून जो लाए गए हैं, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन लाए गए हैं, उसके अंदर 5 स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस की बात की गई है, जिसमें जो क्रेडिट जो होगा, मतलब जो घटाया जो जाएगा जो चीजें, उसे सीनियर टैक्स ऑफिसर ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी बिल्स होगा जीएसटी का, अगर वो पे नहीं किया गया है सेलर्स के द्वारा या शो नहीं किया गया है, तब उस समय जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए क्लियरली ये बताया जा रहा है कि हम बिल देखेंगे, आप बिल में जो है वो दिखाएंगे अपने ट्रांजैक्शन को कि आपने जो है वो, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो भी फैक्ट्री से आने वाला जो माल है, जो प्रोडक्ट है, राइट, तो उस पर अगर बिल जनरेट होता है और उस बिल में अगर जीएसटी के बारे में मेंशन्ड है कि दुकानदार ने, सेलर ने, देखिए क्लियरली लिखा है सेलर, कि सेलर ने जीएसटी पे कर दिया है, तब तो ठीक है, उसका जो है वो जो क्रेडिट जो होगा वो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस कर देंगे उसके ओवरऑल टोटल जीएसटी की लायबिलिटी जितनी भी आ रही होगी, उसमें से उतना जीएसटी माइनस कर दिया जाएगा जितना उसने पे कर दिया पहले ही। बट उसने अगर नहीं पे किया है तो वो माइनस नहीं किया जाएगा और फिर उसके इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में ऐसी सर्विसेज फिर वो अवेल नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि कमिश्नर के द्वारा ऑथराइज किया गया, बट ये ध्यान में रखा जाएगा कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो इसकी ओपिनियन में भी ब्लॉकिंग जो होनी चाहिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की होनी चाहिए, यानी कि उसको भी लगना चाहिए, एक कमिश्नर या फिर एक असिस्टेंट ऑफिसर को, उसको भी लगना चाहिए कि अरे यार कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो घोटाला कर रहा है। मतलब अब कह रहे हैं कि आप जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक जो सीनियर ऑफिसर है, सिर्फ उसके व्यूज पर मत चलो, एटलीस्ट 2 सीनियर ऑफिसर्स के व्यूज पर आपको जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। बट हाँ, क्लियरली ये चीज मेंशन है, जब आप कार्रवाई करो सामने वाले के इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करो, तब उस समय पूरे फैक्ट्स को जो है वो अच्छे से देखो, सिर्फ संदेह के तौर पर नहीं देखना है। तो ये नॉर्म्स कुछ आए, रूल्स रेगुलेशन आए, जिसका एक बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। मेन तो काम की चीज थी वो ये है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए थ्योरेटिकली इसको समझ लीजिए, ये एक टैक्स है जो कि बिजनेस पे करता है परचेज के समय। देखो बिजनेस का काम क्या है,
फैक्ट्री से परचेज करना, कंज्यूमर को सेल करना। बट अगर जब बिजनेस ही परचेज करते समय ही जब अपने टैक्सेस को पे कर देता है, फिर वो उसका उपयोग करता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते समय, मतलब कि ये इसने ऑलरेडी एक अमाउंट पे कर दिया जीएसटी, फिर जब ये अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तब उस समय ये बताएगा कि भैया मैंने तो जीएसटी ये पे कर दिया, आप इसमें से माइनस कर दो, रिड्यूस कर दो। तो जब ये अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, जब इसकी सेल्स होती है, तब उस समय ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। सिंपल टर्म में इनपुट क्रेडिट का मतलब ये होता है द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट you can reduce the tax you have already paid on input and pay the balance amount। मतलब कि भैया जब आप सामान ले रहे थे तो आपने उस समय ही अगर टैक्स पे कर दिए सरकार को, तो जब आपका फाइनल जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जब बात आती है, तब उस समय जो है आप वो कर सकते हो, उसको जो है वो ये कर सकते हो, माइनस जो है वो कर सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हो। अच्छा, अब इसमें एक एग्जेम्पशन होते हैं। जो भी बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कंपोजिशन स्कीम कौन सी चिड़िया है, तो अब आप बात को समझो। बहुत आसान सिंपल तरीके से कंपोजिशन स्कीम का मतलब, देखिए क्या होता है, कई बार कुछ छोटे बिजनेस होते हैं और कुछ केसेस में बड़े बिजनेस भी, राइट। कई केसेस में इन लोग को लगता है कि अरे यार ये हम बार बार जो है वो पूरे ट्रांजेक्शन करें, कैलकुलेट करें, इससे बेटर है भैया एक चीज बता दो कि हमारा टोटल जीएसटी कितना आएगा, एक फिक्स्ड फिगर दे दो हमें, हमें फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा तो ट्रांजैक्शन हमें पता है कि साल भर का इतना होता है, राइट, हमें पता है। आप तो हमें एक फिक्स्ड बता दो बस कि फिक्स्ड इतना पर्टिकुलर अमाउंट, और वो हम आपको पे कर देंगे। तो ये होती है कंपोजिशन स्कीम सिंपल लैंग्वेज में। मतलब यहां पर हर एक प्रोडक्ट का या उसके ट्रांजेक्शन के आधार पर जीएसटी नहीं बनाया जाता, उसको कुछ कुछ पर्टिकुलर जो एंटिटीज होती हैं उनको फिक्स्ड वैल्यू दे दी जाती है कि आप इतना पे कर दो, खत्म बात, बस। तो आईटीसी इन लोग के लिए जो है वो नहीं होती है। इवन पर्सनल यूज के लिए या फिर जो भी सामान गुड्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनके लिए आईटीसी नहीं होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि पर्सनल यूज के लिए आईटीसी नहीं होती। पर्सनल यूज तो मतलब फिर ऑलरेडी बात है, फाइनल कंजम्पशन हो गया, मतलब फाइनली टैक्स तो उसको पे करना ही है। अब कंसर्न चिंता जो है वो क्या है, अब देखो पर्सनल यूज के लिए नहीं होती है, इस पर भी एग्जांपल, अपने वाले एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि उसने 10 बिस्किट खा ली है, तो वो जो 10 बिस्किट खा लिए उसका रिडक्शन नहीं होगा भैया, क्योंकि उसने कंजम्पशन कर लिया है, राइट। वो तो कटेगा ही उसका सामने वाले का, राइट। जिसने जैसे लेट्स से कि उसने फैक्ट्री को ऑलरेडी जो है वो टैक्स पे कर दिया है, बट उसने जो 10 बिस्किट खुद खा लिए हैं, तो वो वाले 10 बिस्किट फाइनल जीएसटी रिटर्न से रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि वो तो जीएसटी तो पे करना ही है, राइट। बट अगर इसने नहीं खाए होते, इसको बेचे होते, तो कंज्यूमर से लिए होते पैसा, और कंज्यूमर से जब पैसा लिया इसने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटी आएगी तो उसको वो नलीफाई कर देता, राइट। बट ऑलरेडी खा लिया है तो उसको तो वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार के पास जाएगा, वो माइनस नहीं होगा, राइट। और माइनस तो वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर सिर्फ एक फंडामेंटल यही है, वो आपको जो समझना है कि फाइनल कंज्यूमर से पैसा लिया जाता है, और जो बिजनेस जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार हम बाद में भरने की जगह हम पहले ही भर देते हैं, फिर बाद में जब हमारे ऊपर जीएसटी का वो आएगा, रिटर्न आएगा, तो हम ये फैक्ट्रीज के बस बिल दिखा देंगे फालतू, हम अपने अपने हर एक बिल जो है वो दिखाने की जगह ये फैक्ट्री का बिल दिखा देंगे, लो भैया हमने पे कर दिया है, राइट। तो वो बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का रिकॉर्ड रखने की जगह हम तो एक बार में होलसेलर का जो है वो रिकॉर्ड रखते हैं और आपको दे देते हैं, लो कि ये हमने जो है वो पेमेंट ऑलरेडी कर दी है टैक्सेस की, कर लो ये, बस खत्म बात। और कंसर्न जो है इसके मिसयूज को लेकर वो यही है कि फेक इनवॉइस, फेक बिल्स वगैरह जो है वो ये कंपनी सामने लेकर आती है कुछ, और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि इश्यूज होते हैं सामने। इवन ये भी आज की डेट में देखा गया कि आईटीसी के माध्यम से 80% से भी ज्यादा जीएसटी लायबिलिटी सेटल की जा रही है, 80% से भी ज्यादा सेटलमेंट हो रहा है आईटीसी के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से, और सिर्फ 20% ही कैश में डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्लेम्स वगैरह भी जो होते हैं वो रियल टाइम बेसिस पर मैच नहीं होते, और उसको लेकर हमारे पास कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो इसमें आपको अगर मेंस पे लिख रहे हो आंसर, तो आपको आईटी के बारे में जरूर मेंशन करना है कि जैसे जैसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम लोग को भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे कि इस प्रकार के जो इश्यूज हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो सके, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और करेंटली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन आईटीसी क्लेम एंड मैचिंग देम। और टाइम गैप एक होता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, फिर उसको अथॉरिटीज मैच करती हैं, चेक करती हैं कि सप्लायर को उसने पे किया है कि नहीं किया, अपने ट्रांजेक्शन से डिडक्ट किया है कि नहीं किया, तो वो सब पूरी चीजें जो है वो चेक होती है, और उसमें बहुत समय लग जाता है। और हर एक फेक इनवॉइस को ऑब्वियस ही बात है कि इसको जो है वो चेक करना वो भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है। तो इसलिए अगर इसको हम डिजिटलाइज कर दें और आईटी की मदद से, तो और बेहतर हो सकता है ये, ठीक है। तो ये चीजें गाइस पूरी ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम। अब देखो ये टॉपिक है टेक्निकल टेक्सटाइल का। आपको पता ही है टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होती है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, वस्त्र। अब टेक्निकल कपड़ा मतलब कि आप मुझे बताओ,
एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का कपड़ा अलग होता है कि नहीं होता? होता है, क्योंकि उसे भैया स्पेस में सरवाइव करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फायर ब्रिगेड में जो टीम जो होती है, जो लोग होते हैं फायर ब्रिगेड वाले, तो उनका कपड़ा अलग होता है कि नहीं होता? होता है, क्योंकि वो किससे बचाता है? आग से बचाता है। मतलब कि टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब कि एक ऐसा कपड़ा जिसकी कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि ऐसा कपड़ा जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है ना? तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती हैं। तो हम जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्रोथ कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे वेरियस मिशंस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेशनल टेक्सटाइल मिशन भी है एक हमारा, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन सॉरी, और 5 गुना ज्यादा इंक्रीज कर दिया हमने टेक्निकल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में पिछले 3 सालों में। तो ये एक टॉपिक न्यूज में आया था। और टेक्निकल टेक्सटाइल का मार्केट जो है पूरे दुनिया भर का, और उसमें इंडिया का शेयर कितना है तो उसका भी एक आंकड़ा आप देख लो। तो पूरे दुनिया भर में टेक्निकल टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो 250 बिलियन यूएस डॉलर का है, और हमारा शेयर 19 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसको हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। और टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और चाइना और जापान। तो ये सब बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सरकार के क्या प्रयास हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में? तो जनवरी 2019 में हमने 207 HSN कोड जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए इशू किए थे, 2 साल से भी कम पीरियड में। अब HSN कोड क्या है? तो ये इंटरनेशनल कोड्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, राइट, जैसे कि प्रोडक्ट्स को वेरीफाई किया जा सके इंटरनेशनली। और नेट एक्सपोर्टर हम लोग बन चुके हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में। अब ये नेट एक्सपोर्टर क्या है? एक्सपोर्टर तो समझ में आ रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्टर क्या है? तो हम लोग जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्टर, कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइड में हम लोग हैं अब टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में। और साथ ही साथ हम लोग जो है वो पिछले साल फरवरी में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी लेकर आए थे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, राइट। और इसमें हमारे पास आज की डेट में 92 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम्स भी हैं, राइट, जिसको हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन उपयोग करेंगे इन टेक्निकल टेक्सटाइल का, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, हाईवेज में, रेलवेज में, मेडिकल एप्लीकेशन, वाटर रिसोर्सेज में, है ना। और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2020 में अप्रूव कर दिया था कि हम लोग नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लेकर आए, जिसमें हम लोगों ने बजटरी आउटले जो रखा था वो 1480 करोड़ रुपए का रखा था। इसमें मेन मकसद ये है कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है, हमारी कंट्री को पूरे दुनिया भर में टॉप पर लेकर जाना है टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में, और हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का उपयोग करना है डोमेस्टिक मार्केट में हमारी कंट्री के अंदर, राइट। साथ ही साथ ये मिशन जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2020-21 से 4 कंपोनेंट्स में, 4 फेजेस आप कह सकते हो। देखो पहले फेज के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर, कि हम नई नई टेक्निकल टेक्सटाइल की फील्ड में नए नए R&D करें, नया नया इनोवेशन जो है वो लेकर आए, जिसमें हमने 1000 करोड़ का बजट जो है वो रखा है। रिसर्च जो होगी वो फाइबर लेवल पर भी होगी और एप्लीकेशन बेस्ड लेवल पर भी होगी, जियो, एग्रो, मेडिकल, स्पोर्ट्स, मोबाइल टेक्सटाइल, राइट। और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी हम डेवलप करेंगे, यानी कि ऐसा कपड़ा जो डिग्रेड हो जाए, राइट, बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसा टेक्निकल कपड़ा, राइट, कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट, दूसरे फेज पे हम लोग जो है वो प्रमोट करेंगे और डेवलप करेंगे मार्केट्स को टेक्निकल टेक्सटाइल की। अब देखो पहले फेज में हमने इनोवेशन कर लिया, रिसर्च कर ली, सब काम कर लिया हमने, हमारे पास कपड़ा तैयार हो गया। अब उसकी मार्केट भी तो चाहिए उसको बेचने के लिए, है ना। तो दूसरे फेज में हम लोग 40 बिलियन से लेकर 50 बिलियन यूएस डॉलर लगाएंगे 2024 तक, और हमारा मेन मकसद ये होगा हमारे डोमेस्टिक मार्केट साइज को इंक्रीज करना, यानी कि एक मार्केट हम लोग को क्रिएट करना इंडिया में। फिर तीसरा कंपोनेंट या तीसरे फेज में हम लोग जो है वो किस चीज में काम करेंगे? ऑब्वियसली होता है, हमारे कंट्री में मार्केट हमने बना लिया, तो अब इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे कि टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर 14,000 करोड़ जो आज की रेट में, तो वो 2021-22 तक 20,000 करोड़ जो है वो हो जाए, और हर साल 10% की ग्रोथ जो है वो इस प्रकार से एक्सपोर्ट के मामले में होती रहे। फिर आखिरी में फिर हम लोग एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, यानी कि और लोग को कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इसमें, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट, कि टेक्निकल टेक्सटाइल आर डिफाइंड एज टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस। ऐसा कपड़ा जो कि टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए तकनीकी प्रदर्शन का कार्यात्मक गुण उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो टेक्निकल पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है ऐसा पर्टिकुलर कपड़ा। और देखिए हमने टेक्निकल टेक्सटाइल को 12 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 12 ब्रॉड कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिल रही है, उतनी कुछ खास नहीं है, ध्यान में रखना, बस बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस देखिए खाने के तेल की जो प्राइसेस है वो अभी कम हो गई है, काफी बड़ी चीज, अच्छी चीज हमें देखने को मिली, क्योंकि काफी समय से ये प्राइसेस जो है वो बढ़ी हुई थी। तो प्राइसेस कम कैसे हुई हैं? तो देखो इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल हुए हैं अभी, क्योंकि अभी देखो कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते
हमें देखने को मिल रहा था कि कोई भी सामान इधर उधर नहीं आ जा पा रहा था, बड़ी दिक्कतें चल रही थी, तो उसके कारण से प्राइस बढ़ गए थे। बट अभी प्राइस स्टेबल हुए हैं, इसके कारण से प्राइस घटे एडिबल ऑयल के, खाने के तेल के। और साथ ही साथ ड्यूटी कट्स, टैक्सेस वगैरह भी जो है वो तेल के ऊपर कट किए गए हैं। साथ ही साथ होलसेल प्राइस भी जो है वो कट हुआ है मेजर प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, यानी कि काफी सारी कंपनीज ने अपने खुद के प्राइस जो है वो खुद से घटाए हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़े से प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज किया है सप्लाई को बढ़ाने के लिए, राइट। इसके अलावा स्टॉक्स के ऊपर लिमिटेशन सरकार ने लगा दिया। आपको पता होगा कि एसेंशियल कमोडिटीज का प्रोविजन लाकर सरकार ने एडिबल ऑयल्स के स्टॉकिंग को भी रोका है। जो वो होता है ना कि जमाखोरी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो जब जमाखोरी होती है तब उस समय बड़ी दिक्कतें आती हैं, आपको पता होगा। तो जब जमाखोरी लोग कर देते हैं और उसके बाद प्राइस बढ़ने देते हैं, फिर जैसे ही प्राइस बढ़ता है फिर उसके बाद उसको ब्लैक में निकालते हैं, इन जनरल निकाल देते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इस पर भी रोक लगाने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत स्टॉक के ऊपर जो है वो लिमिट लगा दी सरकार ने एडिबल ऑयल्स के, राइट। साथ ही साथ तेल के की कीमत बढ़ने का कारण क्या था? एक तो पहली बात तो वही कोरोना वायरस का जो मैंने भी आपको बताया, इसके कारण से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, काफी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, सिंपल सा रूल है, इसके बारे में आपको पता ही है। लेबर्स की भी कमी हमें देखने को मिल रही थी ऑयल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, लेबर्स अवेलेबल नहीं थे। अब लेबर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ना तय, सिंपल रूल अगेन। फिर साथ ही साथ भारी मात्रा में एडिबल ऑयल जो है वो चाइना के द्वारा परचेस किया जा रहा था। तो अगर एक कंट्री भारी मात्रा में एडिबल ऑयल परचेस करती रहेगी, राइट, तो दूसरी कंट्री के लिए सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। तो अगेन सेम रूल, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ना तय है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बार एक और चीज हुई कि काफी सारे ऑयल प्रोड्यूसर जो थे तो वो बायोफ्यूल पॉलिसी को अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अरे यार, हम लोग जो है वो एडिबल ऑयल क्रॉप्स को डाइवर्ट कर देंगे बायोफ्यूल बनाने में, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा प्रॉफिट जो है मिल रहा था। तो उन्होंने वो सब चीजें डाइवर्ट कर दी। तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एडिबल ऑयल का प्राइस इंक्रीज, सिंपल सी चीज है। सरकार ने टैक्सेस भी लगा दिए, ड्यूटीज भी लगा दी, राइट। तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिली थी, टैक्सेस बढ़ने के कारण भी प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि दिक्कतें होंगी। तो ये प्राइस बढ़ने को लेकर ये टॉपिक था कि एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ने के पीछे क्या कारण थे। हमने वेरियस कारण देखे, और घटे क्यों तो उसके कारण देखे हमने। तो देखो क्या होता है, हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स होती है वही सोल्यूशन होता है। तो ये फैक्ट आप हमेशा याद रखो, अपनी लाइफ में भी याद रखो और हर चीज में याद रखो। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन के दौरान आपको लग रहा है कि अरे यार, आप पढ़ रहे हो या फिर आप ब्यूरोक्रेट बन गए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में ये फलाना प्रॉब्लम है, वही सोल्यूशन है। जैसे कि आपके पास आज की डेट में प्रॉब्लम है यार, पैसे की बड़ी दिक्कतें हैं, तो पैसे कमाओ। कैसे पैसे कमाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन भाई। बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्यूशन पढ़ा के कमाओ, अपने आप को फाइनेंस करो, राइट। आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो, मेरे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो खुद ट्यूशन पढ़ाकर कमाते हैं, बड़ी बड़ी जगह पर, कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज पे प्रोफेसर है मेरे स्टूडेंट्स, राइट। मेरी जब उनसे बात होती है, जो मेरे बैच में है अवेलेबल, तो मैं उनके कॉन्टेक्ट में रहता हूँ लगातार, तो उनसे मेरी चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, तो बताते हैं मुझे कि सर हम यहाँ पर हैं, आप जो सिखाते हैं हम आगे फॉरवर्ड करते हैं अपने स्टूडेंट को। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, देखो मैसेज जो है वो पहुंचना चाहिए, किसी भी, मतलब किसी के भी माध्यम से मैसेज पहुंचना चाहिए। बस मेरा मानना ये है कि मैं जितनी भी आप लोग को जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो टीचिंग्स देता हूँ, ये कहीं ना कहीं आप दूसरों को देते हो, ऑब्वियस ही बात है कि सोसाइटी बेटर होगी, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है, पहला गेम जो होना चाहिए वो सेल्फ हेल्प का होना चाहिए, पहले अपनी मदद करो पर दूसरे की करना भैया, राइट। तो इस तरीके का काम मत करो कि अभी खुद ही सिलेक्शन हो नहीं पाए, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। तो ज्ञान कम बांटो, बट हाँ, आपका अगर प्रोफेशन है टीचिंग वगैरह का, तो डेफिनेटली मेरा ज्ञान बांटो, आप जितना बांट सको, उतना कम है, मैं तो बोलता हूँ। चलो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है यार, नॉलेज एक ऐसी चीज है, आप जितना शेयर करोगे उतना एक तो आपका भी बढ़ेगा, और दूसरी बात क्या होती है, एक पर्सनालिटी डेवलप होती है नॉलेज शेयर करने से, राइट। बट अभी मैं जो रोल प्ले कर रहा हूं वो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूं। आप जो हो, आप अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी अपना रोल प्ले करना है। यहाँ पर कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, राइट। अपनी पढ़ाई को छोड़कर दूसरों को ज्ञान बांटने रहते हैं। भैया आप पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पूरी डिस्ट्रिक्ट को लाउड स्पीकर लगा के ज्ञान बांटना। और ऑब्वियस ही बात है कि आपका एक ना एक दिन आपको जो है वो मिलता ही है सोसाइटी के साथ बात करने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम समझने के लिए। तो आप निकालोगे एक ना एक दिन, क्या पूरे दिन ही आपकी यही वाले होते हैं, बट एक स्पेसिफिक डे होता है जिसमें सरकार खुद बोलती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह जो होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, वो अलग एक कम्युनिटी के साथ अलग से जो है वो इंटरैक्ट करें। तो आप लगाओगे ना अपना, जैसे एक मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा कि एक तो पहली बात तो कोर्ट, आपके आपके ऑफिस पे ही कोर्ट होती है, कोर्ट वाला दिन भी होता है। जो डीएम्स वगैरह जो होते हैं उनकी खुद की एक पर्सनल कोर्ट होती है कि लोग जो है
एक फलाना डेट निर्धारित कर दिया थी कि इस डेट पर आकर लोग अपना अपॉइंटमेंट ले और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ जो है वो बातचीत करें, वार्ता करें, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो वो चीज होती है जन सुनवाई, उसको जन सुनवाई बोलते हैं। तो वो एक डेट आपकी का फिक्स किया जाता है। आपने वाली पिक्चर देखी एक वो सनी देओल जो होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, मुझे वो नाम नहीं आ रहा यार, सरदार सिंह किंग द ग्रेट, मतलब ऐसा करके कुछ है, सिंह साहब द ग्रेट ऐसा करके कुछ है वो मूवी का नाम। तो उसमें वो आईएएस ऑफिसर रहता है, राइट। तो कलेक्टर रहता है वो, राइट। नहीं देखिए, देखना कभी मोटिवेशन मिलेगा, बट अभी नहीं, पहले अपने टास्क कंप्लीट करो अपने पूरे, तो उसके बाद ऐसी मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मूवी देख लिया करो। देखो वो कितनी अच्छी मूवी है, वो शादी में जरूर आना, राइट। तो इस तरीके का मोटिवेशन लेते रहना चाहिए जहां से ही मिल जाए यार। और वैसे तो आप लोग को जरूरत नहीं है मोटिवेशन, मैं हूं ना आपके लिए, राइट। क्या दिक्कत है, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए करना है कर लो, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए माइंड को, बट पूरे समय एंटरटेनमेंट नहीं, पहले अपने टास्क फिनिश करिए उसके बाद एंटरटेनमेंट। चलो, तो यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर हो गई, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई परेशानी होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया की डिपेंडेंसी एडिबल ऑयल के ऊपर, राइट। इंडिया की डिपेंडेंसी, तो इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है। हम लोग भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट कराते हैं। किस कंट्री से ऑयल को इंपोर्ट कराते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, राइट। तो पाम ऑयल को यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। सोए ऑयल को हम लोग ब्राजील से और अर्जेंटीना से इंपोर्ट कराते हैं। सनफ्लावर ऑयल को हम लोग रशिया से, यूक्रेन से इंपोर्ट कराते हैं। तो लिख लो जरा, नोट्स बना लो, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इंडिया इंपोर्ट करती है अबाउट 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल नीड्स, तो हमारी जो आवश्यकता है उसका 60% से भी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फैक्ट्स कुछ एडिबल ऑयल से रिलेटेड ये भी जान लो, तो प्राइमरी सोर्स जो एडिबल ऑयल का है वो सोयाबीन है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, सोयाबीन, रेप सीड, सरसों, मूंगफली, राइट, सूरजमुखी, सनफ्लावर, राइट। और इसके अलावा कुसुम, नाइजर, राइट, सैफफ्लावर, नाइजर। तो ये सब हम लोग को सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज देखने को मिलते हैं एडिबल ऑयल के। सेकेंडरी सोर्सेज एडिबल ऑयल के ऑयल पाम, कोकोनट, राइस ब्रांड, कॉटन सीड्स, ट्री बॉर्न ऑयल सीड। तो ये सब इसके सेकेंडरी सोर्सेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इंडिया के अंदर मेजर चैलेंजेस एडिबल ऑयल को लेकर क्या क्या है? पहली बात तो देखो क्या होता है कि ये वाले जो क्रॉप्स होते हैं ऑयल वाले, ये बहुत ज्यादा इनको पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि 70% से भी ज्यादा एरिया जो होना चाहिए वो पानी वाला होना चाहिए। तो इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वर्षा आधारित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है इनको। और इनका जो बीज की जो कॉस्ट होती है वो भी काफी कॉस्टली होती है, राइट। ग्राउंडनट की बात करें, सोयाबीन की बात करें। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज, संसाधन जो है वो सीमित है, उतने ज्यादा नहीं है। हमारे किसान ऑलरेडी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं काफी सारी परेशानियों से ऑलरेडी जूझ रहे होते हैं। तो ये एक और बर्डन उनके लिए जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें एक तो पैसा भी ज्यादा लगाना, एक प्रकार से सट्टा है कि भैया पैसा ज्यादा लगाओ तो कमाओगे भी ज्यादा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात, पैसा लगाया आपने, क्रॉप अगर फेल हो गए तो फिर भारी घाटा, भारी नुकसान। ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। लो सीड रिप्लेसमेंट रेट भी इसका है, प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा जो है वो नहीं है। अगर बाई चांस फेलियर हो गया तो इसमें इनपुट कॉस्ट इतनी है कि किसान के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, तो जिसके बारे में एक आपको बेसिक सी जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।